So, hello and welcome to all of you. This is me, Vikram Singh Yadwanshi. We are on Mission UPSC, our YouTube channel, sponsored by An Academy. So, hello everyone. This is a revision class, or we can say a summary class of class 6th NCERT of Geography. तो जो लोग इसको देख चुके हैं वो रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास टाइम कम है वो इस चीज को यूज कर सकते हैं कि फटाफट एक बार देख लिया जितना कम में देख सकते हैं। वैसे तो डिटेल क्लासेस जो हमारी एनसीईआरटी डली है, प्लीज प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए आप सभी चैप्टर्स, क्योंकि अब 7th क्लास की एनसीईआरटी शुरू होने वाली है। तो उसके पहले मैं आपके लिए समरी लेकर आया हूँ। तो समरी आपकी 2 पार्ट में कवर हो जाएगी, है ना? छोटे-छोटे हम सेशंस लेके इसको समरी को कवर करके बना देंगे। तो प्लीज आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है? 6th क्लास की न्यू एनसीईआरटी है, द अर्थ आवर हैबिटाट, ठीक है? इसमें हम कौन-कौन से चैप्टर पढ़ेंगे आगे बात करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर आ गया है, अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। वो कर लेते हैं पहले, ठीक है? फटाफट समरी हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता था? सोलर सिस्टम में मैंने आपको बताया था, सोल जो है रोमन वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू सन। एंड सोलर सिस्टम मीन्स जो सन की अपनी सिस्टम है, अपनी फैमिली है, जिसमें इसका प्लैनेट्स आते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट्स आते हैं, ठीक है, मेटेराइड्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, जितनी भी चीजें हमारे सोलर सिस्टम में होती है वो एक कंटेन करके बनाती है सोलर सिस्टम, ठीक है? फिर उसके बाद हम जाएंगे कि सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ की बात करें किस तरीके से होता है। आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्स के अंदर जो है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर हमारा गैलेक्सी होती है, ठीक है? कई सारी गैलेक्सीज होती है, उसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, हम अपनी गैलेक्सी की बात करेंगे, मिल्की वे गैलेक्सी। इसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम होता है, और सोलर सिस्टम के अंदर हमारा एक प्लैनेट है, प्यारा सा अर्थ, जिस पर आप और हम रहते हैं, ठीक है? तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये बात कर रहे हैं कि अर्थ में हमारा, जब आप देखते हैं, आप स्काई में जब देखते हैं तो आपको पता चलता है बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे आपको प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, ठीक है? स्टार्स प्लैनेट दिखाई देते हैं। रात को जब आपकी क्लियर नाइट होती है तो आपको दिखाई देते हैं। उसी में से एक मून है। मून का इन्होंने बताया है कि मून जो होता है हमारे कई शेप्स लेता है, ठीक है? शेप्स लेता है, तो मून जो है हमारा जब फुल होता है, पूरा पूरा मून जो होता है उसको हम फुल मून बोलते हैं, ठीक है? या उसको पूर्णिमा भी बोल सकते हैं, ठीक है? इसको हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं। पूर्णिमा एक बहुत ही हिंदू रीति-रिवाज में शुभ दिन माना जाता है। तो हम अर्थ, इसके मून के शेप के बारे में बात कर रहे हैं। तो मून का जो शेप है, जब फुल होता है तो उसे फुल मून कहते हैं, और उसको पूर्णिमा भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आने वाले फोर्टनाइट में, फोर्टनाइट मीन्स 1 फोर्टनाइट इज इक्वल्स टू 1 फोर्टनाइट इज इक्वल्स टू 14 डेज। तो 14 दिन बाद क्या होता है, जब हमारा शेप इसका कम होता चला जाता है, और कम होता चला जाता है, और कम होता चला जाता है, और आपको दिखता है कि बिल्कुल डीप डार्क अंधेरा हो गया है, बिल्कुल या तो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है हमारा मून, या तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। जब ये कंडीशन आती है कि अर्थ, हम हमारा जो मून है वो पूरा जो जाकर खत्म हो गया, फुल मून से लेकर उसने एक सर्कल पूरा किया 14 डेज में, और जो है यहाँ पर आकर वो छोटा हो गया है बिल्कुल, या दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो जो डार्क नाइट होती है उसे न्यू मून नाइट बोलते हैं, ठीक है? न्यू मून या अमावस्या, अमावस्या डार्केस्ट नाइट होती है। इस नाइट में आपको एक फायदा रहेगा कि जब भी इस नाइट में आप देखेंगे ना, तो क्योंकि पूरा डार्क होता है स्काई, चाँद की रोशनी, हमारे मून की रोशनी बहुत ही कम होती है, तो उस समय आप देख पाएँगे कि आपको जो स्टार्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो भी, वो बहुत ही क्लियर कट आपको क्लियर स्काई में दिखाई देंगी, ठीक है? क्लियर नाइट्स में। फिर उसके बाद हम सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात कर लेते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं हमारी, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, क्या कहता है? द सन, द मून एंड ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बताऊँ कि सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं हमारी, जो भी, ठीक है? 3 कीवर्ड्स आप याद रखिए, नेचुरल होनी चाहिए, ठीक है? नेचुरल होनी चाहिए हमारी, सेलेस्टियल बॉडी हमारी नेचुरल होगी। फिर हमारी जो आउटसाइड द एटमॉस्फेयर है, ठीक है? हमारी जो बॉडी है, जो भी बॉडी आउटसाइड द एटमॉस्फेयर होगी, अर्थ है हमारा, और उसके एटमॉस्फेयर से जो बॉडी बाहर होगी, हेवनली, ठीक है?
बाहर होगी, उसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे। और थर्ड, हेवनली बॉडीज। ठीक है, तो ये 3 जिसमें गुण होंगे, 3 जिसमें आपके कंपोनेंट्स जिसमें ये तीनों चीजें होंगी, ठीक है, वो हम सेलेस्टियल बॉडीज कहला जाएंगी। सेलेस्टियल बॉडीज में कौन सा? हमारा सन है, मून है, एंड ऑल दी अदर ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई। ठीक है, जो कि नेचुरल होना चाहिए, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर होना चाहिए। नेचुरल इसलिए जरूरी कि जो हमारी मैन मेड सैटेलाइट्स हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज नहीं है। ठीक है, और हेवनली होनी चाहिए। हेवनली मतलब वही आउटसाइड द अर्थ स्पेस। ठीक है ना। फिर हम बात कर लेते हैं स्टार्स की। स्टार्स जो है, इसमें जो लिखा हुआ है कि जो कई बॉडीज होती हैं, कई सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं, वो बहुत बड़ी और हॉट होती हैं। ठीक है, कुछ देखिए, सभी सेलेस्टियल बॉडीज में ना लाइट होती है, सभी सेलेस्टियल बॉडीज में ना लाइट होती है खुद की। ठीक है, और कुछ में खुद की लाइट होती है। जैसे स्टार्स हैं, जो स्टार सेलेस्टियल बॉडीज हैं, तो उसमें खुद की लाइट होती है, बहुत बड़े होते हैं और हॉट होते हैं। ठीक है, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनकी खुद की हीट और लाइट जो है, वो जो उनकी खुद की गर्मी होती है, उनकी खुद की लाइट होती है, तो हीट और लाइट उनमें होती है। वो डेवलप कैसे होती है? मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन और हीलियम है हमारा। हाइड्रोजन और हीलियम रहता है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है, इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, और एनर्जी डेवलप होने के कारण जो है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। तो ये हीट और लाइट इस कारण से प्रोड्यूस होती है, द चर्निंग ऑफ हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, तो स्टार्स जो है हमारे, ये होते हैं स्टार्स। हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा? सन है। ठीक है, हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार सन है। आगे चलते हैं। व्हाट आर कॉन्स्टलेशंस? कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? कॉन्स्टलेशंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे स्टार्स होते हैं स्काई में। ठीक है, जब वो स्टार्स जो होते हैं एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, एक डिजाइन फॉर्म करते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं अर्थ में। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया आपका एक। ठीक है, एक हमारा बहुत ही फेमस है, वर्गो। ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई बालिका खड़ी हुई है, कोई कन्या खड़ी हुई है। ठीक है, तो उसका जो डिजाइन बनती है वो वर्गो कॉन्स्टलेशन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा एक फेमस कॉन्स्टलेशन है। इसका मतलब कॉन्स्टलेशन मतलब ये होता है कि जब स्टार जो है एक पैटर्न, एक डिजाइन में खड़े रहते हैं स्काई में, उसको हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, एक डिजाइन फॉर्म कर रहा है ये। ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो है, इसको एक कॉन्स्टलेशन बोलेंगे। ये हमारा फेमस सप्तऋषि है। ठीक है, सप्तऋषि जो है, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है, उसके अंदर आता है। उसके अंदर एक छोटा सा कॉन्स्टलेशन है। सप्त ऋषि का मतलब क्या होता है? सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब सेज। ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे कि सप्तऋषि जो हमारे होते हैं, वो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। 7 स्टार्स होते हैं स्काई में, 7। ठीक है, 7 स्टार्स होते हैं, वो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं स्काई में। उसको हम जो है सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा एक कॉन्स्टलेशन। पोल स्टार क्या होता है? सर देखिए, पोल स्टार ये होता है कि एंशियंट टाइम में ना एक स्टार होता था, जिसको डिस्टेंस, जिसको आप जो है आपका आपका डायरेक्शन निकालने के लिए फाइंड किया जाता था। ठीक है, इसको नॉर्थ स्टार, इसको पोल स्टार भी बोला जाता था। पोल स्टार क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये हमेशा पोल पे मिलता था। अब ये किस पोल पे मिलेगा? तो जब हमने आगे देखा, तो इसको डायरेक्शन फाइंड किया कि भैया जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे एक स्टार है जो विदाउट फ्लिकरिंग, ना ये झिपझिपाता है, ना ये अपना प्लेस चेंज करता है, ये हमेशा स्टेबल बना रहता है। इसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं। ठीक है, ध्रुव तारा आपने नाम सुना होगा। ध्रुव तारा इसको क्यों बोलते हैं? ध्रुव तारा मीन्स फिक्स्ड, स्टेबल। इन सब का मतलब क्या होता है? ठीक है, ध्रुव का मतलब होता है स्टेबल, फिक्स। ठीक है ना। तो जो ये होता है, इसको पोल स्टार बोलते हैं। इसका डायरेक्शन इस तरीके से निकाला जाता था, जो आप ये पैटर्न देख पा रहे हैं स्टार्स का। ठीक है, इसमें जो ये 2 स्टार्स हैं मेन, ठीक है, ये 2 स्टार्स हैं। जब कोई भी बच्चा, बच्ची, कोई भी इंसान जब यहाँ से खड़े होकर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर देखेगा, तो एक लाइन ऑफ डायरेक्शन में आप देखेंगे कि आपको नॉर्थ पोल पे ये स्टार दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी मदद से, इन 2 स्टार्स की मदद से आप जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है सीधी बनती है, तो इन जो 2 स्टार्स हैं, इसके जब आप परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधे देखेंगे, तो आपको जो है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर नहीं, मतलब इसकी सीध में जब आप देखेंगे, जब आप इसकी सीध में देखेंगे, तो आपको नॉर्थ पोल पे एक स्टार दिखाई देगा, जो बड़ा और चमकता रहता है हमेशा। तो इससे क्या होता है, आपको नॉर्थ डायरेक्शन मिल जाएगी। तो नॉर्थ डायरेक्शन जब मिल जाती थी, तो नॉर्थ डायरेक्शन के अपोजिट में साउथ होता है।
राइट में ईस्ट मान लेते हैं, लेफ्ट में वेस्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो हम मानते थे, तो उसके कारण जो है हमारे डायरेक्शंस मिल जाते थे। तो पोल स्टार इस तरीके से डायरेक्शन ढूंढने में काम आता था, ठीक है। सप्तऋषि की मदद से ये कर सकते हैं। ये आपको मैंने पहले ही बताया कि इमेजिनरी लाइन जब भी हम स्काई में बात करते हैं, स्पेस में बात करते हैं, तो स्पेस में हमारी ज्यादातर लाइंस हम इमेजिनरी कंसिडर कर कर बात करते हैं, ठीक है ना। इमेजिनरी लाइंस होती, ठीक है। ये आपको बता दिया। प्लैनेट्स क्या होते हैं? तो प्लैनेट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लैनेट जो है यहाँ पर, क्योंकि ज्योग्राफी की जो शुरुआत हुई थी, जो खोज शुरू हुई थी, वो वहां पर हुई थी ग्रीस में, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड जो होता है प्लैनेट्स ऐसे फॉर्म होता है, प्लैनेट्स का मतलब ये होता है कि प्लैनेट्स जो होते हैं ना, उनमें खुद की अपनी लाइट नहीं होती, ठीक है। ये जो है दूसरी बॉडीज, मतलब सन जो है, सन से या किसी स्टार से ये लाइट और हीट लेकर चमकते हैं। दे डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है। तो जो ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड था प्लेनेटाई। प्लेनेटाई का मीन्स वॉन्डरर, ठीक है। वॉन्डरर इसको क्यों कहते थे, ये मैं आपको बता दूं। ये सन है, सन के आजू बाजू ये घूम रहा है, ठीक है। एक जगह पे स्टेबल नहीं रहता है, ये रिवॉल्यूशन कर रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो जो ये घूम रहा है, तो वॉन्डरिंग का मतलब यही कहते हैं कि ये वॉन्डर कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना। तो ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई का मतलब वॉन्डर होता है, इसलिए इसको हमने प्लेनेट नाम दिया, ठीक है। और जो है इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। हमारे जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, हमारा स्टार कौन सा सबसे नियरेस्ट? सन है। तो जितने हमारे प्लैनेट्स हैं, वो जो है जो पास में है खासकर, वो सन से हीट और लाइट लेते हैं, ठीक है। हमारा अर्थ भी इन्हीं से ही लेता है, ठीक है। तो प्लैनेट्स का मतलब ये हो गया। आगे हम बात करते हैं नियर स्टार। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस से द मून। अगर मून से हमने अर्थ को देखा, तो आपको मालूम है जैसा हमारा मून हमको दिखाई देता है अर्थ से, अर्थ से जैसे हमारा मून दिखाई देता है हमको, वैसे ही मून से, चांद से हमारा अर्थ वैसे ही चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ सन्स हीट एंड लाइट, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। ऑर्बिट का तो आपको मतलब पता ही है। ऑर्बिट मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में घूमता है। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? एक रेगुलर रिपीटिंग, रेगुलर रिपीटिंग जो पाथ है, जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे राउंड के, मतलब ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड जब घूमता रहता है, ठीक है ना, तो इसको जो है हम क्या कह देते हैं कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड अपने एक ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है ना। एक ऑर्बिट में घूम रहा है, ये हम बोल देते हैं, ठीक है। मून हमारी, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, ठीक है। ये हमारी फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की, ठीक है। फिफ्थ लार्जेस्ट है ये पूरे सोलर सिस्टम की, ठीक है। आगे हम चलते हैं। इट इज लाइक अ कंपेनियन ऑफ अर्थ। अर्थ के साथ पूरे समय चलती रहती है, ये आपने देखा होगा, पूरे समय अर्थ के साथ ही रहती है, ठीक है। तो ये कंपेनियन ऑफ अर्थ है। इसके साथ 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, अर्थ जिसमें कंसिडर किया जाता है। दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम सन, ये बता चुके हैं हम आपको, ठीक है। अब आगे बताते हैं, सोलर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम एक फैमिली है, ठीक है। एक सोलर जो है सन है, सन की अपनी एक फैमिली होती है, उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें सन होता है और 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। 8 प्लैनेट्स होते हैं, उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि एस्टेरॉयड बेल्ट्स भी होते हैं, मीटेरॉइड्स भी होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या थी? जैसे कि एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, कॉमेट्स, ठीक है ना। ये सब कहाँ पर मिलते हैं? आपके अर्थ के जो एटमॉस्फेरिक स्पेस है, उसके ऊपर ये सब जो है यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। इनको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, एस्टेरॉयड बेल्ट से मैं रिलेटेड आपको यूपीएससी का एक क्वेश्चन बताऊं, तो एक क्वेश्चन आया था कि भाई एस्टेरॉयड बेल्ट किन किन दो प्लैनेट्स के बीच में, जैसे ये प्लैनेट है और यहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट बना हुआ है, ये प्लैनेट है, किन दो प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आता है? तो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
ये आपको जल्दी से बताता हूँ, वैसे हमारी समरी क्लासेस हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इन तीनों की रिंग होती है, ठीक है ना? इन तीनों के आसपास रिंग होती है, ठीक है? ये डिब्रीज की रिंग्स बनी होती है। डिब्रीज जो हमारे, ये आपको ओरिजिन में पढ़ाऊंगा कि डिब्रीज कैसे बन गए। अभी तो आप इतना समझिए कि जो टुकड़े होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ रॉकी टुकड़े थे, उनने क्या किया, इसके आजू बाजू आपके फोर्सेस के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण एक रिंग बना ली, और इस रिंग में अराउंड में ये घूम रहे हैं, ठीक है? एक रिंग बनी हुई है सैटेलाइट्स के, जो हमारा प्लेनेट है, प्लेनेट के अराउंड एक रिंग बनी हुई है, ठीक है? इस रिंग को जो है हम जुपिटर में देख सकते हैं, सैटर्न में देख सकते हैं, और यूरेनस में देख सकते हैं, ठीक है? ये जो बेल्ट है ये डिब्रीज के बने रहते हैं, ये आपको बता चुके हैं, ठीक है? दीज रिंग्स में हैव सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। आप किसी बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। ये अर्थ का, ये पूरा सोलर सिस्टम का हमारा डायग्राम बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये सन है, ठीक है? सबसे नियरेस्ट कौन सा है? मर्क्यूरी है इसके। फिर उसके बाद आप वीनस देख सकते हैं। इनका आपको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चंस जो बनते हैं, तो सीक्वेंसिंग इसकी आपको याद रखनी है, आगे से पीछे तक, पीछे से आगे तक। तो फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे अर्थ आता है, फोर्थ नंबर पे मार्स आता है। फिर आप देखिए ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। फिर जुपिटर आता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किन दो प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट आते हैं, ठीक है? जुपिटर है, ये आप देख सकते हैं हमारा सैटर्न है, ठीक है? ये यूरेनस है 7th नंबर पे, और सबसे फारदेस्ट जो है हमारा नेपट्यून है, ठीक है? ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है, कोल्डेस्ट प्लैनेट है। रीजन क्या है? सन से ये बहुत दूर है, ठीक है? और ये सबसे मैक्सिमम टाइम लेता है 165 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सन के अराउंड ये एक बार में 164 साल, 165 साल में ये घूम पाता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सोलर फैमिली थी, ये बता ही दिया गया है आपको। ये वाली चीज मैंने आपको शुरू में इंट्रोड्यूस कर दी थी कि सॉल जो है, जो सोलर सिस्टम का सॉल है, वो रोमन वर्ड से आता है, ठीक है ना? उसको सन गॉड के उससे भी कहा जाता है, माइथोलॉजी में बोला जाता था। सोलर जो है, सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन। तो सोलर की जो फैमिली होगी, ठीक है, सोलर का जो सिस्टम होगा उसको सोलर, सन का जो सिस्टम होगा उसको सोलर सिस्टम बोल लेते हैं, ठीक है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम जान चुके हैं। आगे जो है हम देखेंगे सन के बारे में। सन के बारे में जब देखेंगे तो सन के बारे में क्या बताता है कि सन जो है हमारा सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम के बीच में हमारा सन है। बाकी इसके अराउंड जो है सब प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, ठीक है ना? तो हमारा सोलर सिस्टम है। ये बनता कैसे है? ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, ठीक है? इसके अंदर बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट गैसेस है। आपको ये बता दी थी हॉट गैसेस में, ठीक है, हीलियम बनेगा, हीलियम रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। ये सब गैसेस जो है, इनके रिएक्शंस के कारण, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण बहुत ज्यादा हीट डेवलप होती है, जिसके कारण सन में इतनी एनर्जी, इतनी गर्मी होती है, ठीक है? तो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस होती है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स देता है जो हमारा सन है, इससे सब प्लैनेट्स बंधे हुए हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है? सब इसके अराउंड घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? एक फोर्स लगाता है हमारा सन, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उसके कारण, इससे बांध के, बाइंडिंग फोर्स के कारण, ये जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सब इसके अराउंड घूमते हैं, ठीक है? इसके अराउंड ये घूमते हैं, क्यों? क्योंकि एक बाइंडिंग फोर्स लगाता है। तो ये बाइंडिंग फोर्स क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये हमारा सन है, ये मान लीजिए अर्थ है, ये हमारा लगा रहा बाइंडिंग फोर्स कौन सा है? ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है? एक तो ये बांध रहा है, दूसरा एक साइडवेज फोर्स लगता है, साइडवेज फोर्स लगता है, जो कि अर्थ को या किसी भी प्लैनेट को सन के अराउंड घूमने के लिए बाइंड कर देता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पुलिंग फोर्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। बिल्कुल, ये आप जानते हैं, इसमें बहुत ही ट्रेमेंडियस हीट और लाइट होती है। सन की जो डिस्टेंस है अर्थ से, अगर वो एवरेज डिस्टेंस की बात करी जाए, तो वो 150 मिलियन किलोमीटर्स है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। प्लैनेट्स की बात करी जाए तो हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है? मर्क्यूरी है, वीनस है, ये अपने सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा।
मर्क्यूरी है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस है, नेपट्यून है। इसको याद करने के लिए एनसीईआरटी ने एक निमोनिक बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड मी सर्व्ड अस नट्स। तो क्या करना है, जो उसके शुरू के शब्द हैं उनको आप, जब ये पूरा सेंटेंस आपको याद रहेगा तो बस ये याद रखना है कि शुरू के शब्द आपको याद रहेंगे, एम वी ई एम जे एस यू एन। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, एम से आप मर्क्यूरी याद रख लेंगे, वी से वीनस याद रख लेंगे, ई से आप अर्थ याद रख लेंगे, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ वर्ड्स की ओरिजिन बताई गई हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड की ओरिजिन बताई गई है। ग्रीक वर्ड से बताया गया, ग्रीक वर्ड से मैंने आपको पहले ही बताया था, ज्यादातर हमारी ज्योग्राफी की जो स्टार्ट है, शुरुआत है खोज की, वो ग्रीक से ही हुई थी। ठीक है, तो क्या होता है, तो ग्रीक वर्ड ही ज्यादातर आएंगे सामने आपके। तो ग्रीक वर्ड में जो है आप देखेंगे कि ज्योग्राफी का मीनिंग क्या निकलता है, जियो मीन्स होता है अर्थ, ठीक है, और ग्राफिया मीन्स होता है राइटिंग। तो जब हम ज्योग्राफी के बोलेंगे तो हम, इसका मतलब ये है कि हम अर्थ के बारे में जब कोई राइटिंग, जब कोई स्टडी करते हैं तो उसे ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है, आगे जियो मीन्स अर्थ है, तो आपको पता ही है। लॉजी अगर इसमें जोड़ देंगे तो स्टडी ऑफ अर्थ हो जाएगा। ठीक है, जियोलॉजी हो जाएगा। जियोमेट्री पढ़ते हैं आप मैथ्स में। ठीक है, जियोमेट्री मतलब जब आप अर्थ के मेजरमेंट की बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, तो ज्योमेट्री हो जाएगा। ठीक है, नापने वापने की जो आप बात करते हैं वो ज्योमेट्री में करते हैं। फिर उसके बाद आप ऑइड लगा देंगे, जियोइड। ठीक है, तो जियोइड का मतलब क्या होता है, रिसेंबलिंग द शेप ऑफ द अर्थ, मतलब जो भी अर्थ जैसा दिखने वाला है उसको हम जियोइड कह सकते हैं। इस दैट मीन्स हम अर्थ को भी एक दूसरे नाम से बुला सकते हैं जिसका नाम है जियोइड। ठीक है, ऑर्बिट का मैंने आपको बताया था, एक फिक्स्ड पाथ होता है, एक रेगुलर रिपीटिंग। ठीक है, एक रेगुलर रिपीटिंग पाथ होता है जो कि सेम अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। एक पाथ, एक रास्ता, ठीक है, जो कि रिपीटिंग है, इसी पे बार-बार चलता रहता है रिपीट, ठीक है, चेंज नहीं होता, इसी पे चलता रहेगा, उसे हम उसका फिक्स्ड पाथ कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे मर्क्यूरी की बात कर ले तो मर्क्यूरी जो है हमारा 88 डेज़ में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। दैट मीन्स कि सन के अराउंड, ठीक है, सन के आजू-बाजू ये 88 डेज़ में घूम लेता है। सबसे कम टाइम में अगर कोई अपना रोटेशन कंप्लीट करता है, सॉरी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो वो हमारा कौन-सा है? वो हमारा मर्क्यूरी ही है। मर्क्यूरी सबसे कम टाइम में करता है क्योंकि सबसे पास है सन के, ठीक है? तो मर्क्यूरी जो है नियरेस्ट टू सन है, याद रखिए नियरेस्ट टू सन है। 88 डेज़ में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है? वीनस की बात करी जाए तो इसको अर्थ ट्विन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि शेप और साइज़ में लगभग-लगभग इक्वल है अर्थ के, ठीक है? प्लेटो को जो है 2006 की एक मीटिंग हुई थी, उसमें प्लूटो जो है हमारा 9th प्लैनेट था, इसको हटा दिया गया और ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया, ठीक है? कि बहुत ही छोटा है, नॉर्मल प्लैनेट कहलाने के लिए, तो उसको ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया था। ठीक है ना? अब हम अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, 8 प्लैनेट्स में से ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है? और इसको जो है जियोइड भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया क्यों, अर्थ जैसा रिसेंबल करता है। ठीक है, यहाँ पर सर्वाइवल के बहुत चांस है, इस अर्थ पे ही हमारा स्पेशल यूनिक, ये यूनिक क्यों है अर्थ हमारा, यहाँ वाटर है, एयर है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ सर्वाइवल हो सकता है। ठीक है, सोलर सिस्टम में अगर कहीं पर लाइफ है तो केवल अर्थ पे लाइफ है। ठीक है, अर्थ जो है हमारा लाइफ सपोर्ट कर सकता है, जस्ट बिकॉज ना ये बहुत ज्यादा ठंडा है, ना ये बहुत ज्यादा गर्म है, वाटर है यहाँ पर, एयर है यहाँ पर, और सर्वाइवल जो है यहाँ पर आराम से हो सकता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो इट्स अ यूनिक प्लैनेट। ठीक है, इस पे 70% तो ओशियंस ही हैं, आपको पता ही है 70% ओशियन है, तो पानी-पानी है, दूर से देखते तो नीले कलर का दिखाई देता है, तो इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अब चलिए मून की बात करते हैं, मून की बात करें, तो ये अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है ओनली, ठीक है? इसका डायमीटर है जो है 1/4 है, अर्थ से 1/4 है मतलब 1/4 है, ठीक है ना? 1/4 इसका डायमीटर है अर्थ से, ठीक है? आगे हम बात करते हैं इसकी डिस्टेंस जो है 384 किलोमीटर्स है। 384 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है अर्थ से, ठीक है ना? 384,400 किलोमीटर्स इतनी हमारी डिस्टेंस है। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। देखिए इसमें दो चीजें बोली गई हैं कि मून जो है ये अर्थ है, ये मून है, तो मून भी अर्थ के अराउंड घूम रहा है। तो जो ये घूमता है, ठीक है, ये घूमता है, ये कितने दिन में घूम पाता है? रिवॉल्यूशन 27 डेज। और जो इसकी स्पिन है,
स्पिन का मतलब क्या है? जो ये खुद में घूम रहा है, ठीक है ना? खुद में घूम रहा है। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि आप लोग क्रिकेट में देखते होंगे जो बॉल है, वो खुद घूमती हुई जाती है आपस में, खुद से घूमती हुई जाती है, आपने देखा होगा। तो वो जो एक राउंड, एक स्पिन कंप्लीट करता है, मतलब यहाँ से यहाँ शक्तिमान टाइप जो खुद में घूमता है एक, उसके लिए भी ये 27 डेज़ लेता है, बराबर डेज़ लेता है। तो इससे क्या होता है, ये खुद में भी घूम रहा है, ऐसे-ऐसे, और ये अर्थ के अराउंड भी घूम रहा है। तो ना एक साइड घूमकर 27 दिन में इस तरफ आ पाती है, और जब तक अर्थ के सामने ये भी पहुँच जाता है घूमकर। उसके कारण क्या होता है, हम हमेशा मून की केवल एक साइड ही देख पाते हैं। द ओनली वन साइड इज़ विज़िबल टू अस। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। 27 डेज़ हमको रिवॉल्यूशन के लिए भी लग रहे हैं, मून को जो इसके अराउंड घूम रहा है, और खुद में जो स्पिन कर रहा है उसके लिए भी 27 डेज़ लेता है। उसके कारण हम मून का एक ही हिस्सा देख पाते हैं, ठीक है? मून की कंडीशंस तो आपको पता ही है, मून्स पे जो है वाटर भी नहीं है, एयर भी नहीं है, माउंटेन्स हैं, डिप्रेशंस, बहुत बड़े-बड़े खाई गड्ढे हैं, तो वो हमारे लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है? आगे हम देखते हैं सेलेस्टियल बॉडी जो है, सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज़ अ प्लैनेट मूव अराउंड द सन। ठीक है? अब ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल की हम बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल बॉडीज़ की जब हम बात करेंगे, तो आर्टिफिशियल बॉडीज़ का क्या बोलेंगे भाई? आर्टिफिशियल बॉडीज़ जो हैं ये, ठीक है? आर्टिफिशियल जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं, वो बहुत सारे कारणों से बनाई जाती है। एक तो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई जाती हैं, कम्युनिकेशन के लिए जीपीएस सैटेलाइट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, जीआईएस बनाई जाती हैं, बहुत सारी ऐसे सैटेलाइट्स अलग-अलग रीज़न्स के लिए बनाई जाती हैं। कुछ हमारी फ़ेमस सैटेलाइट्स हैं इनसैट, आईआरएस, एड्यूसैट, ठीक है? अभी हमारी जो रिसेंटली एक लॉन्च हुई थी, उसके बाद तो अभी एक और हो गई है, ये जो है ज़ीरो वन, ठीक है? ये लॉन्च हुई थी कहाँ से? ये हमारी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुई थी, ठीक है ना? साइंस एंड टेक में आप लोग ये सब चीज़ें पढ़ ही लेते हैं। ये फैक्ट आपको पता है, वर्ल्ड में सबसे पहले मून पे जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे, हमारे इंडियन जो थे 1984 में, हमारे राकेश शर्मा पहले इंडियन थे जो कि मून पे पहुँचे थे, ठीक है? एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कि ऐसा बोला जाता है कि ये अर्थ का ही हिस्सा थे, प्लैनेट्स के ही हिस्से थे, लेकिन स्ट्रक हुआ, इस पे कुछ बड़ी चीज़ स्ट्रक हो गई, और इतना हिस्सा, मतलब अर्थ का ही या किसी भी प्लैनेट का हिस्सा टूट गया, ठीक है? वो जब हिस्सा टूटा तो जो रॉकी पार्ट था, क्रिस्टल पार्ट था, वो स्पेस में छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में घूमने लगा, ठीक है? रोटेट होने लगा, घूमने लगा, ठीक है ना? आजू-बाजू, आजू-बाजू। तो इसने अपना बेल्ट बना लिया एक अट्रैक्शन का, उसको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है? टाइनी टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये, टाइनी बॉडीज़ हैं, टाइनी इन रिस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है? हमारे रिस्पेक्ट में टाइनी नहीं होते, ठीक है ना? टाइनी इन रिस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है ना? व्हिच मूव्स अराउंड द सन, सन के अराउंड घूमते हैं, आपको बता ही था, ये सन है, ये बने हुए हैं। तो इसके अराउंड जो ये बॉडी बनी हुई थी मार्स की, जो मैंने आपको बताई थी, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट, ये घूम रहे हैं। ये भी ऐसे-ऐसे सन के अराउंड घूमते रहते हैं साथ में, ठीक है? तो ये एस्टेरॉइड कहलाते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है हमारा, ठीक है? ये साइंटिस्ट ये बोलते हैं, वो ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था कई बरसों पहले, कई हज़ार साल पहले एक्सप्लोजन हुआ था, उसके कारण प्लैनेट्स में से टुकड़े निकल कर आ गए, और ये जब से स्पेस में तैर रहे हैं। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? मीटेरॉइड्स मैंने आपको बताया था कि हमारा उल्का पिंड जो होता है ना, उल्का पिंड, जिसको हम उल्का पिंड बोलते हैं। उल्का पिंड, मीटेरॉइड्स को हम उल्का पिंड भी बोलते हैं, ठीक है? उल्का पिंड बोलते हैं मीटेरॉइड्स को। तो जो उल्का पिंड है, इससे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, ठीक है? ये बहुत ही छोटे रॉक्स होते हैं हमारे, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊँ, एस्टेरॉइड्स जो होते हैं हमारे, जब ये बड़े होते हैं, ठीक है? जैसे छोटे-छोटे हैं, अगर ये बड़े हों साइज़ में, शेप में, तो इनको प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है? प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, आगे मैं आपसे बात करूँ, तो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स जो हैं, छोटे पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो अर्थ के अराउंड घूमते हैं, उन्हें मीटेरॉइड्स बोलते हैं। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं ना, छोटे-छोटे होते हैं, ये कई बार अर्थ के करीब आ जाते हैं। जब अर्थ के करीब आ जाते हैं, तो ये तेज़ी से इसके ऊपर गिरने लगते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फियर है। तो क्या होता है, जब जाते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारी जो एयर है और गैसेज़ हैं, ये इसमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण जो हमारे मीटेरॉइड्स होते हैं ना, वो अर्थ के आने के पहले ही जल जाते हैं, ठीक है? जल के
फ्लैश होता है, फ्लैश ऑफ लाइट आती है इनमें और ये बर्न हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े मेटेओरॉइड्स हैं और अर्थ की तरफ आ रहे हैं, तो ये पूरे नहीं जल पाते, छोटे होते हैं। जल तो जाते हैं लेकिन छोटे थोड़े बच ही जाते हैं, तो ये अर्थ पे गिर जाते हैं। जब ये अर्थ पे गिर जाते हैं, तो अर्थ पे एक डिप्रेशन, एक गड्ढा क्रिएट कर देते हैं, है ना? इतने बड़े जब अर्थ पे स्ट्राइक करेंगे इतने ऊपर से, तो गड्ढे क्रिएट हो जाएँगे। क्रिएट अ हॉलो ऑन द अर्थ, ठीक है? गैलेक्सीज़ के बारे में बात करते हैं। गैलेक्सी क्या होती है, ये आप फ़ोटो में देख सकते हैं आराम से। गैलेक्सी ये आपको जो दिख रही है बिल्कुल आकाशगंगा, ऐसा लगता है कि रिवर ऑफ लाइट्स है, ठीक है? कि लाइट की नदी बह रही है, ठीक है? इसको आकाशगंगा भी बोलते हैं। व्हाइट ब्रॉडबैंड, ठीक है? ये व्हाइट ब्रॉडबैंड है। व्हाइट ब्रॉडबैंड कह सकते हैं आप इसको, व्हाइट ब्रॉडबैंड है, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी फ़ॉर्म करती है। मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, ठीक है? यूनिवर्स के अंदर आती है और इसको रिवर ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं, आकाश गंगा भी बोलते हैं, ठीक है ना? इसी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है। इसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है? कई बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलके जो है हमारा एक मिल्की वे बनाता है, एक गैलेक्सी बनाता है, ठीक है? इसके अंदर हमारा यूनिवर्स है ना? गैलेक्सीज़ के अंदर जो है गैलेक्सीज़ के अंदर जो है हमारा यूनिवर्स आता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये हमने आपको यूनिवर्स की बात बता दी। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज़ हैं, गैलेक्सीज़ के अंदर सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम के अंदर हमारा अर्थ है और अर्थ के अंदर आप सब, हम सब लोग हैं। ठीक है? ये मैं आपको मेन क्लासेस में सॉल्व करवा ही चुका हूँ, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे आ जाते हैं। चलिए लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, तो इसमें ये बताया गया है लैटीट्यूड, जैसे मैं आपको शुरू में ही बताऊँ, लैटीट्यूड जो होती हैं, जो यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये जो 2 टाइप की हम इमेजिनरी लाइन्स बनाते हैं, ठीक है? एक लाइन ये हो गई हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स, लेटी हुई लाइनें, इनको हम लैटीट्यूड्स बोलते हैं। और ये लंबी-लंबी जो लाइनें हैं, ठीक है? इनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या होते हैं लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो चलिए, तो लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं। देखिए क्या होता है, हमारे अर्थ को अगर कोई सबसे अच्छी तरीके से बता सकता है, कोई आर्टिफ़िशियल चीज़ जो सबसे अच्छे से अगर हमारे अर्थ को शो कर सकती है, तो वो होता है हमारा ग्लोब, ठीक है? ये एक मिनिएचर फ़ॉर्म होता है, ठीक है? एक ट्रू मॉडल है हमारे अर्थ का, जिसको आप देख के काफ़ी कुछ हद तक ये समझ सकते हैं कि अर्थ हमारा है कैसा, ठीक है ना? ये बात हो गई। ग्लोब जो है, ये फिक्स्ड नहीं होता, ये आपको पता ही है। ग्लोब जो है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ये जो आप देख सकते हैं कि ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड का क्या मतलब होता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, कि ये आपको टिल्टेड जो दिखाई देता है, ग्लोब हमारा इसलिए इस फॉर्म में टिल्टेड बनाया गया है क्योंकि रियलिटी में भी अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक है? ये एक्सिस 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब तिरछा है, ठीक है? ये तिरछा है इस तरीके से। अर्थ हमारा इस तरीके से टिल्टेड है एक इस पे, तो ये आप जो देख रहे हैं, जो नीडल्स बनाई गई हैं इस पे, ये अर्थ इस पे रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है? अर्थ इस पे घूम सकता है, इसलिए मिनिएचर फॉर्म ऐसा बनाया गया है, ताकि आप इसको और अच्छे से देख सकें। ये टिल्टेड रहता है, तो इसके अराउंड ये घूम सकता है, ठीक है? और जो हमारा अर्थ होता है, वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है और खुद के अराउंड रोटेशन करता है, ठीक है ना?
जब ये खुद के अराउंड घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, खुद के अराउंड, जैसे शक्तिमान मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि शक्तिमान कैसे खुद के अराउंड पूरा गोल घूमता है, ठीक है? तो वो जो एग्जांपल है ना, वही एक एग्जांपल है कि अर्थ हमारा इसलिए जो निडल इसमें बनाई गई है ग्लोब पे, ये फिक्स नहीं है। आप इसको, जो ग्लोब आपने देखा होगा, आप देखते हैं, आप उसको घुमाते हैं तो घूम जाता है ना? तो वो इसलिए फिक्स नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द स्फीयर लाइक अर्थ, ठीक है? जो स्फीयर है इतना बड़ा, उस पे लोकेशन बनाना कैसे? हम अगर कोई चाहे कि मैं आपको ये बताऊं कि भाई यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो वो कैसे बता पाएगा? क्या रास्ता उसको बताने के लिए? इसी के कारण हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बने, ठीक है? यही एक रीजन है जिसका हमें लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बने, और जीपीएस सिस्टम इन्हीं का ही यूज करता है। जो आपका जीपीएस है, जो आपके मोबाइल में डला रहता है, वो इन्हीं का ही यूज करता है हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताने के। तो वो कैसे निकलता है, चलिए हम देखते हैं। हमारे एक एक्सेस होती है, ठीक है? आपने एक निडल फिक्स नोटिस करी होगी, जो हमारी एक्सेस होती है। एक्सेस मैंने आपको बता दी कि एक इमेजिनरी लाइन है, अर्थ इसके अराउंड घूमता है, ठीक है? ये हमारी एक्सेस हो गई। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रहती है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये इमेजिनरी लाइन आप देख सकते हैं। ये कितना, ये याद रखिएगा, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे ये टिल्टेड होती है, ठीक है? ये तिरछी होती है। तो इसका जो टिल्ट होता है वो इस तरीके से होता है। आगे मैंने आपको बताया कि द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है? ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अर्थ जो है हमारा, उसको दो इक्वल हिस्सों में बांटा गया, ठीक है? एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू बीच में से अर्थ को हमारे काट दिया गया, ठीक है? सबसे पहले एक लाइन डाली जिसको हमने 0 डिग्री कह दिया। इस इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोला, ठीक है? इसने क्या किया कि अर्थ को दो हिस्सों में बांट दिया, नॉर्थ और ये साउथ हिस्सा। इसको जब स्फीयर को दो हिस्सों में बांट दो तो वो हेमिस्फीयर हो जाता है। तो ये नॉर्दर्न, नॉर्थ का हेमिस्फीयर हो गया और ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। दो हिस्सों में इस तरीके से बढ़ गया, ठीक है? टू इक्वल हाफ्स में ये बढ़ गया। आप इसको अगर एक 3D फॉर्म में देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आप देखिए, अर्थ हमारा बीच में से बढ़ गया, ठीक है? ये इक्वेटर आ गया, जो कि 0 डिग्री। अब क्या किया गया कि जो हमारा अर्थ है, जब उसको हमने इक्वल इक्वेटर को बांट दिया हमने 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री से बांटने के बाद हमने क्या किया कि इसके अराउंड हमने पैरेलल लाइंस खींची कुछ डिग्रीज पर। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा अर्थ हमने बनाया, इस पे हमने इक्वेटर डाली 0 डिग्री, फिर उसके बाद हमने एक लाइन, दो लाइन, ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है? ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं, हमने ये खींची। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। जीरो के इस तरफ क्या था, नॉर्थ, और जीरो के इस तरफ क्या था, साउथ, ठीक है? तो इस तरफ भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है? और सबको डिनोट कौन करेगा, साउथ साउथ। जीरो के इस तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ से डिनोट करेंगे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ से डिनोट करेंगे। ये जो पैरेलल लाइंस हैं, इक्वेटर के जो ये पैरेलल लाइंस थी, इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोला गया, ठीक है? ये लैटिट्यूड्स थी, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारी बन के निकल आई, ठीक है ना? कि अगर कोई आपसे कहे कि व्यक्ति कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं 20 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा हुआ है, 20 डिग्री नॉर्थ पे। दैट मीन्स इस लाइन पे कहीं है वो। ये पूरी जो है 20 डिग्री नॉर्थ है, लैटिट्यूड है। लेकिन आगे चल के समस्या आई कि ये पूरी लाइन है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, हमको तो कोई एक पॉइंट चाहिए कि वो कहाँ खड़ा हुआ है, एरिया कहाँ है वो, ठीक है? तो उससे हमारा आगे चल के जो है लॉन्गिट्यूड्स जो है वो बने, कि लॉन्गिट्यूड जब ऐसे बनाए जाएंगे तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, एक लाइन, ये लॉन्गिट्यूड हो गई, ये लैटिट्यूड हो गई, इससे कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा एक्स वाई, जो आपने देखा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने कि ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये हमारा गया और ये हमारा वाई आ गया। तो ये जो पॉइंट आ गया एक्स वाई का कोऑर्डिनेट का, इससे हमारा एग्जैक्ट पॉइंट निकल कर आ गया कि कहाँ पर वो एग्जैक्ट पोजीशन लोकेटेड है। तो इस तरीके से हमारे लैटिट्यूड्स और नॉर्थ और हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को बनाया गया, ठीक है? आगे ये पैराग्राफ ये बोलता है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर जो है 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, यस बिल्कुल सही वाली बात है। और जो है उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर पोल, दोनों पोल से इक्वेटर का डिस्टेंस 1/4 ऑफ द सर्कल
होता है, दैट मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि ये है, ये इक्वेटर बना हुआ है। तो ना पोल, ये मान लीजिए पोल है ना, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये इतने की बात कर रहा है, तो ये कितना है, 4 हिस्सों में बढ़ गया अर्थ। ठीक है, तो ये जितना जो हिस्सा है, ठीक है, जो 90 डिग्री बना देता है, 90 डिग्री के एंगल पे आ जाता है, ये 1/4 ऑफ द 360 डिग्री है। ये टोटल 360 डिग्री है, इसका 1/4 कितना होगा, 90 होगा। तो ये 1/4 डिस्टेंस लेता है, ये वो बोल रहा है नॉर्थ पोल में और ये साउथ पोल में पहुंचने तक। ठीक है, तो 90 डिग्री जो है साउथ लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल, और 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें वही लिखा हुआ है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें नॉर्थ से डिनोट करते हैं, और साउथ में हमारे साउथ से डिनोट करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स पढ़ लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स क्या थे, ये मैं आपको बताऊं। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ना इस तरीके से बने कि जो हमारा अर्थ था, अर्थ पे इक्वेटर खींची, हमारी इक्वेटर एक लाइन आई 0 डिग्री थी। फिर हमारे कुछ लैटिट्यूड्स बहुत सारे थे, पर कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बनाए गए, वो किस डिग्री पे थे, एक हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर माना गया। ठीक है, ये इक्वेटर के पैरेलल है सब, इसलिए इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। एक 23 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, एक 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये आर्टिक सर्कल हो गया, इसका नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे साउथ में आपका देखा जाए तो ये 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और फिर एक एंटार्क्टिका सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये सर्कल हमारा बनकर आया। तो जो हमारा सर्कल बनकर आया, ये हमारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाए। ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए क्या होता है, जैसे ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, तो सन जो है ना, अर्थ की जिस तरीके से पोजीशन है, तो 0 डिग्री और जो इक्वेटर से लेकर हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इस हिस्से पे जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। ठीक है, दे फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ सरफेस। तो बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट फॉल ऑफ अर्थ सरफेस व्हाट हैपेंस, कि ये जो एरिया है, ये जितना आपको पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमेशा हीट सरप्लस रीजन रहता है। हीट सरप्लस रीजन का मतलब यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा रहती है, इस एरिया में हमेशा गर्मी ज्यादा बनी रहेगी। तो इस एरिया में जितने भी हमारे लैंड मास आएगा, जितने भी हमारे कंट्रीज होंगी इस एरिया में, वहां पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, इसको हम टॉरॉइड जोन कहते हैं। ठीक है, टॉरॉइड जोन। आगे बताता हूँ। जब हमारा सन जो है, ये टॉरॉइड जोन हो गया, मैंने आपको बता दिया हीट सरप्लस रीजन है। ठीक है, हीट सरप्लस रीजन है। यहाँ आप देख पाते हैं कि सन की रेज स्लांट पड़ रही है, देख रहे हैं आप, सन की रेज यहाँ तक उतने अच्छे से नहीं पहुंच पाती, यहाँ सन की रेज स्लांट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है। ठीक है, स्लांट पड़ रही है मतलब लो एंगल में पड़ रही है, लो एंगल में पड़ रही है यहाँ पर। तो लो एंगल पे जब ये पड़ती है ना, तो लो एंगल के कारण यहाँ पर बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं पड़ पाती है, लो एंगल पे पड़ रही हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं। तो उसके कारण यहाँ पर हीट डेफिसिट रीजन होता है, यहाँ पर हीट इतनी नहीं पहुंचती सन की, जितने की इस एरिया में पहुंचती है। तो ये हीट डेफिसिट रीजन है, हीट डेफिसिट रीजन है। ठीक है, तो इस एरिया को जहां पर हीट, ये जो पूरा आपको पिंक एरिया दिख रहा है दोनों तरफ, इस तरफ और अपोजिट में इस तरफ, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ठीक है, कहां से कहां तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर आर्टिक सर्कल तक, यहां तक, यहां से यहां तक, और यहाँ साउथ में यहाँ से यहाँ तक, ये जो रीजन है, इसको जो है हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। ठीक है, जहां पर हीट डेफिसिट रीजन है, ठंडा एरिया होता है, ये हमारा टेम्परेट रीजन है। ठीक है, आप समझ गए होंगे टेम्परेट रीजन जो आता है,
नॉर्थ में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल के बीच में, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन बोल लीजिए। और साउथ में जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में आता है, उसे हम साउथ टेम्परेट जोन बोल सकते हैं। और जो हमारे टेम्परेट जोन होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ठंड ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं इसी एरिया में हमारा यूरोप है, रशिया है, ठीक है, इन सब जितने भी एरियाज हैं, यहाँ पर ठंड आपको ज्यादा देखने को, नॉर्थ अमेरिका है, ठंड आपको ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, यहाँ पर ठंडी जगहें हैं ये सब। आगे हम पैरेलल्स की बात करें, ये लास्ट में एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक, ठीक है। ये सर्कल से लेके एंटार्क्टिक सर्कल, यहाँ से लेके नॉर्थ पोल तक, और यहाँ पर आर्टिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक, और यहाँ पर साउथ पोल तक, एंटार्क्टिका एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक। यहाँ पर क्या होता है, जब आप देख पाते हैं कि यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ रेस सन रेस बिल्कुल ही कम पड़ती हैं, या मैं कहूँ पड़ ही नहीं पाती हैं, बहुत कम पड़ पाती हैं यहाँ पर। उस कारण से यहाँ पर पूरे समय एक जोन बना रहता है, यहाँ पूरे समय बर्फ जमी रहती है, आइस जमी रहती है यहाँ पर। यहाँ पर ह्यूमन लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ लोग नहीं रहते। इस जगह को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। ये फ्रीज रहता है, ये जमा हुआ रहता है पूरे समय, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है, ठीक है ना। और आगे चल के आप जैसे पढ़ेंगे, ये मैंने आपको तीनों जोन बताए, टेम्परेट जोन, टॉरॉइड जोन, ठीक है, और ये आपको फ्रिजिड जोन। ये आपको लैटिट्यूड्स के जो कारण मैंने आपको बताया कि जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये कौन कौन से हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कारण क्या होता है। आगे चल के आप ये भी समझ पाएंगे कि जो ये हीट डिफरेंस होता है कि यहाँ पर हीट ज्यादा है, यहाँ कम है, फिर यहाँ पर और कम है हीट, ठीक है। ये जो हीट डिफरेंसेस हैं, इसके कारण क्या होता है, जो ट्रॉपिक और टेम्परेट रीजन में हीट डिफरेंसेस हैं, उसके कारण अर्थ में प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। और प्रेशर डिफरेंस के कारण ही जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर डेवलप होते हैं, उसी के कारण हमारी विंड ब्लो होती है, ठीक है। पूरे अर्थ पे जो हमारी विंड चलती है ना, वो इन्हीं के कारण चलती है, ठीक है। ये मैं आपको आगे क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हीट जोन्स मैंने आपको समझा दिया, टॉरॉइड जोन क्या है, टेम्परेट जोन क्या है। ये आपको और अच्छे से अगर समझना हो तो आप समझ सकते हैं, ये सन मान लीजिए इसको, ये सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही है और ये स्लांट पड़ रही है, ठीक है ना, लो एंगल पे। ये आपको इससे टॉर्च से यही बताना चाह रहा है, टेम्परेट जोन क्या होता है, फ्रिज जोन क्या होता है, आपको पता चल गया, ठीक है। अब लैटिट्यूड्स की बात कर लेते हैं। सर लैटिट्यूड जो है किस तरीके से बने, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मान लीजिए लैटिट्यूड पे किसी ने बोला कि कोई व्यक्ति 20 डिग्री पे खड़ा है, 20 डिग्री तो ये पूरा का पूरा है, तो वो कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, कैसे पता चलेगा। तो फिर हमने परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने की सोची, ठीक है। उस परपेंडिकुलर को जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने की सोची, उसको हमने 0 डिग्री माना, और वो हमने ग्रीनविच से निकाली, ठीक है। ग्रीनविच कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम में। ये हमने वो लाइन निकाली, ठीक है, 0 डिग्री इसको मान लिया। इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मतलब पहला, पहला सबसे जो प्रथम है, उसको हमने प्राइम मेरिडियन, मेरिडियंस कहते हैं इनको। तो मेरिडियंस हमने मान ली, जिसको हमने लॉन्गिट्यूड कहा, ठीक है, इसको हमने 0 डिग्री मान लिया। अब जैसे कि ये दो हिस्सों में बटा हुआ था, इसको भी बांट दिया। इसके इस तरफ वाला हिस्सा हमने ईस्ट कह लिया, जीरो के इस तरफ वाला, इस तरफ वाला वेस्ट कह लिया। ये प्राइम मेरिडियन से आप याद रखिए, ये तो पैरेलल है, ये एक दूसरे से मिलते नहीं, लेकिन ये पोल टू पोल जाता है। यहाँ से शुरू होता है मेरिडियन और यहाँ पोल पे जाके खत्म होता है, फिर यहाँ शुरू होता है, यहाँ इस तरीके से। ये हमने मेरिडियंस, ठीक है, विच आर पोल टू पोल, ठीक है ना। ये हमारे पोल टू पोल रहे। जीरो के इस तरफ 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि अर्थ 360 का है, तो दो भागों में बांट दिया, 180 डिग्री ईस्ट, इस तरफ 180 डिग्री, 180 डिग्री वेस्ट आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आ गया। तो अब क्या होता है इन लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू, ये आप ये पूछेंगे प्राइम मेरिडियन ये 0 डिग्री ग्रीनविच से ही क्यों निकाली गई, तो उसका रीजन सरन मैम ये है कि हमारा जो उस समय की बात है जब ये बन रहा था, उससे जो यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है ना, वो बहुत ही पावरफुल कंट्री हुआ करती थी, ठीक है, पावरफुल कंट्री थी। साइंटिस्ट भी सबसे ज्यादा उसी के हुआ करते थे, साइंटिस्ट सबसे ज्यादा उसी के हुआ करते थे। जब ये डिस्कशन हुआ तो उनने कहा कि ये जो है हमारे यहाँ से निकलेगा जीरो, प्राइम मेरिडियन। तो सब अग्री कर गए। तो जो प्राइम मेरिडियन है वो उनके ऊपर से, मतलब यूनाइटेड किंगडम जहाँ है, वहां पर उनकी ग्रीनविच लेबोरेटरी है, ग्रीनविच, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है,
ठीक है, वहां से इस लाइन को निकाला गया, इसका यही रीजन है। तो जब ये निकाला गया तो मैंने आपको बता दिया, अब जब ये बन गए तो ये वाला लैटिट्यूड भी मिल गए हमें, ठीक है, और ये भी मिल गए। तो इनसे अब क्या हुआ, अब हम सोच सकते थे कि अगर हमें पॉइंट चाहिए तो हमने बोला कि 120 डिग्री ईस्ट और 20 डिग्री साउथ। तो यहाँ 20 डिग्री अगर साउथ है तो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को पकड़ा हमने, ठीक है, लैटिट्यूड को पकड़ा, और 20 डिग्री ईस्ट को पकड़ा, तो वो जहां काट रही है हमने मान लिया कि ये एक पॉइंट निकल कर आ गया एग्जैक्ट, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स वाला सिस्टम मैंने आपको बताया था, उस कारण से निकल कर आता है। बाकी प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बता दिया, इस पोल से पोल जाती हैं, पोल से शुरू होकर पोल पे खत्म होती हैं, फिर पोल से शुरू होकर पोल पे खत्म होती हैं, पोल से शुरू होकर पोल पे खत्म होती हैं। इनका जो डिस्टेंस है आपस में, देखिए जो हमारी लैटिट्यूड होती है उसमें और इसमें एक डिफरेंस बताऊं, ये जो लैटिट्यूड्स हैं, ये क्योंकि हमारा अर्थ स्फीयर है तो लैटिट्यूड जो है सबसे बड़ी कौन सी होगी, इक्वेटर की, फिर और छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई, और छोटी हो गई, और छोटी हो गई। तो ये जो है पोल वर्ड्स जब जाती हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, हमारी जो लैटिट्यूड्स हैं वो छोटी होती चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये लॉन्गिट्यूड्स की बात करी जाए तो ये इक्वल होते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। लेकिन इनकी जो डिस्टेंस है आपस में, ये इक्वेटर पे सबसे ज्यादा रहती है, फिर ये कम होती जाती है, कम होती जाती है आपस में, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड्स गोज डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इक्वेटर टू पोल ये घटती चली जाती है, ठीक है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा रहेगी, फिर ये पोल पे घटती चली जाएगी, और ये पोल पे जाके जीरो हो जाती है, ठीक है ना। ये वाली बात आपने हमने कर ली। फिर उसके बाद आगे बताता हूँ, ठीक है। हमारी जो डिग्रीज है, हम जो डिग्रीज में शो करते हैं, हमारे जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको डिग्री, फिर डिग्री के बाद और कुछ छोटा शो करना है तो हम मिनट्स में, ये मिनट्स का साइन है और ये सेकंड्स का साइन है, ठीक है, इनमें शो करते हैं। जैसे 20 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट्स एंड 3 सेकंड्स, तो ऐसे शो करना हो, एग्जैक्ट निकालना हो तो इस तरीके से हमारा ये निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि ये निकल कर आ गया। तो हम डिग्री से, मिनट से और सेकंड से शो करते हैं एग्जैक्ट, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है कि पोलवर्ड जाने पर जो है पोल तक जाते जाते लॉन्गिट्यूड जीरो हो जाते हैं, बता दिया मैंने आपको। मेरिडियन कहाँ से निकला हुआ, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी वहां से निकला हुआ, उसको हमने प्राइम मेरिडियन कह दिया। 180 डिग्री वेस्टवर्ड होता है, मतलब 180 डिग्री वेस्ट में होता है, ठीक है, जीरो मेरिडियन है 180 डिग्री वेस्ट, और यहाँ 180 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना, ये हो जाता है, ये बताया गया है। ये सब बातें मैंने आपको एग्जैक्ट बता ही दी, सेम कोऑर्डिनेट्स वाला फंडा बता दिया। ये टाइम जोन्स हैं, ये हमारे अर्थ के टाइम जोन्स बटे हुए हैं। यहीं से ही हमारे टाइम जोन्स निकाले गए, तो वो जो ग्रीनविच वाला एरिया है, ठीक है, जो 0 डिग्री माना गया प्राइम मेरिडियन से, वहीं से ही एक लाइन खींची गई, उसका रीजन वही है, यूके ने कहा हमारे यहाँ से खींचो, तो ये एक बनाया गया टाइम जोन पहला, जिसको हमने जीरो मान लिया गया, तो यहाँ से हमने टाइम जोन्स बनाए अलग अलग, ठीक है, अलग अलग डिग्री पे अलग अलग टाइम जोन्स बनाए, जैसे हमारे जो सबने अपने अपने टाइम जोन्स बांट लीजिए, हमारे इंडिया का जो टाइम जोन है वो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट है हमारा टाइम जोन, ठीक है। ये टाइम जोन क्यों बनाया गया, ताकि एक कंट्री का एक टाइम जोन हो सके और वो अपने हिसाब से चल सके, ठीक है। टाइम जोन कैसा है, जैसे यहाँ कोई टाइम है 12 बजे, यहाँ 12 बज रहे हैं दिन के, ठीक है, यहाँ अगर लंदन पे 12 बज रहे हैं दिन के, तो डिग्रीज के हिसाब से, डिग्रीज का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए 360 डिग्री है, ठीक है, टोटल 360 डिग्री हमारा अर्थ कितनी देर में घूम जाता है, 24 आवर्स में। तो 24 आवर्स में इसको डिवाइड कर दें तो 15 डिग्री निकल गया, 1 आवर, दैट मीन्स कि 15 डिग्री से 1 आवर होता है, ठीक है। मतलब 15 डिग्री अगर हम इधर खिसकते हैं, ये इधर खिसकते हैं, तो इस तरफ जब आप जाते हैं तो 15 डिग्री, मतलब ये 0 डिग्री के इस तरफ जब आप जाते हैं तो माइनस में चीजें रहती हैं, इस तरफ प्लस में रहती हैं चीजें, ठीक है। तो
ये वेस्टवर्ड है, ये ईस्टवर्ड है। तो ईस्टवर्ड हमारा, क्योंकि हमारा सन इधर से निकलता है, इसलिए इसको यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पहले चीजें पड़ जाती हैं और यहाँ बाद में आएगा, इसलिए माइनस में यहाँ पर आ जाएगी चीजें। तो 15 डिग्री के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर अगर 0 मान लें, तो अगर यहाँ 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री अगर इस तरफ ईस्ट में आगे बढ़ जाएंगे आप, ठीक है, 15 डिग्री, तो कितने बज जाएंगे? 1 घंटा और आगे पहुंच जाएंगे, मतलब यहाँ पर 1 PM हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 11 AM हो जाएगा, अगर 15 डिग्री। तो 15-15 डिग्री से घंटे यहाँ बढ़ते जाते हैं, यहाँ टाइम जोन बनाए गए, ठीक है, अलग अलग। हमारा अर्थ का टाइम जोन अगर हम देख लें, हमारे इंडिया का टाइम जोन, तो ये आपको दिख रहा है +5 and 30 जो है आवर्स होता है। तो दैट मीन्स कि जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच पे जितने भी बज रहे होंगे, उससे हमारे इंडिया में 5.5 घंटे ज्यादा हो रहे होंगे। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं दिन के, तो हमारे इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे शाम के उस समय, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमारा 82.5 डिग्री का टाइम जोन है। हमारा जो टाइम जोन लिया गया वो कितना है? 82.5 डिग्री का। तो यहाँ 0 से आप कंसीडर कर लीजिए कितना हो रहा है, 75 पे 5 आवर्स हो जाएंगे। तो बाकी कैलकुलेट करेंगे, जितना बचा हुआ है उसको 5:30 हो जाएगा। तो +5:30 में ईस्टवर्ड है, ईस्ट साइड है हम अर्थ की ईस्ट साइड पे रहते हैं, तो पॉजिटिव रहेगा। और इस तरफ होते तो नेगेटिव हो जाती चीजें। तो यहाँ पर 5.5 घंटे पीछे हो जाते हैं, यहाँ 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। तो ईस्ट में याद रखिएगा, ईस्ट में अहेड होते हैं, जस्ट बिकॉज कि सन ईस्ट से निकल रहा है, ठीक है, ईस्ट। और जो हमारा वेस्ट टू ईस्ट ही अर्थ रिवॉल्व करता है, ठीक है, ये रीजन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नेगेटिव में जाएगा, यहाँ पर बाद में चीजें हो पाती हैं, ठीक है। ये टाइम जोन्स हो गए। लॉन्गिट्यूड्स और टाइम जोन्स के बारे में समझ लीजिए। लॉन्गिट्यूड्स और टाइम जोन्स में मैं आपको बताया कि एक हमारा होता है लोकल टाइम। लोकल टाइम, लोकल टाइम क्या होता था? जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। ये हमारा इंडिया है। तो क्या होता था जब सन यहाँ से राइज करता है, ठीक है, सन यहाँ से राइज करता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका द्वारका गुजरात वाला एरिया मान लीजिए। तो क्या है, सन यहाँ से राइज करता था, तो यहाँ लोकली यहाँ पर 2 घंटे पहले राइज हो जाता था सन, ठीक है। सूरज की किरण यहाँ पहले पड़ जाती है, यहाँ दिन पहले हो जाता है। और यहाँ पर जो है 2 घंटे लेट। तो इन दोनों में जो टाइम डिफरेंस आ जाता था, वो हमारा 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस आ जाता था। तो अब क्या करें? ये टाइम डिफरेंस आ जाता था। लोकल टाइम जो फॉलो करते हैं, लोकल टाइम कैसे फॉलो करते थे? सन से ही देखा जाता था, सन का जो शेडो होता था, ठीक है, जो शेडो कास्ट करता था सन, जैसे सन हमारे सिर के ऊपर है, तो जो इंसान का शेडो है वो छोटा होगा। सन जितना ऊपर रहेगा उतना छोटा शेडो होगा। और जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी, शेडो उतना लंबा होता जाएगा। इस तरीके से पहले के लोग जो हैं वो टाइम पता करते थे, ठीक है ना। तो लोकल टाइम जो है, लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन, ठीक है। कितना शॉर्टेस्ट जो है नून में रहता था, मैंने आपको बताया, दिन में सबसे छोटा रहता था। और लॉन्गेस्ट जो है वो कम रहता था सनराइज के टाइम पर। तो लोकल टाइम इस तरीके से होता था। तो अब क्या है, इनकन्वीनियंस होती थी। जैसे कि यहाँ का इंसान जो है, अगर इंडिया में ही बात कर रहा है, तो यहाँ पर पता चले 5 बज रहे हैं, तो यहाँ पर 3 बज रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ 3 बज रहे हैं। तो इस तरीके से लोकल टाइम की प्रॉब्लम होती थी। तो इस इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए क्या किया गया कि हमारे इंडिया ने सहमति से एक टाइम जोन मान लिया, उसको जो है एक लाइन खींच दी, और उसको हमारे 82.5 डिग्री का टाइम जोन मान लिया, और इसको हमने IST कह दिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो हमने लॉन्गिट्यूड मान लिया अपना, कौन सा लॉन्गिट्यूड? 82.5 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है उसको हमने माना, और कहा कि भैया ये आज से हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा, और पूरी पूरे इंडिया में यही फॉलो होगा, ठीक है। इसके हिसाब से हम ये मानेंगे कि कितना टाइम हो रहा है इंडिया में, तो पूरे इंडिया में, ताकि एक सा टाइम हो। तो चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे ट्रेन चल रही हो, चाहे फ्लाइट चल रही हो, ठीक है ना, फ्लाइट चल रही हो, सब जो है सही टाइम पे चल पाए, और उनका टाइम हर जगह के हिसाब से मैनेज हो पाए, ठीक है।
टाइम का डिग्रीज को मैंने आपको ये बता ही दिया कि 360 डिग्री 24 से डिवाइड करते हैं तो 15 जो है 15 डिग्री में 1 आवर निकल आता है, मतलब 15 डिग्री इधर ही उधर जाएंगे तो 1 आवर का अंतर आता है। ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड टाइम ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ये कहाँ से निकला हुआ है? ये हमारा मिर्जापुर जो है यूपी में, मिर्जापुर, वहां से अमरावती चौराहा है वहां, अमरावती चौराहा, वहां से ये निकला हुआ है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड इंडियन टाइम है जो कि पूरे इंडिया पे एक सा माना जाता है। ये हमारा मेरिडियन है जो कि एक सा माना जाता है। ठीक है। ये चैप्टर हो गया आपका। थर्ड चैप्टर पढ़ लेते हैं, थर्ड चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। 2 मिनट दीजिए मुझे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर हमारा जो है मोशन ऑफ अर्थ है। ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ की जब हम बात करेंगे तो अर्थ के मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। मोशन मतलब अर्थ किस तरीके से हमारा मोशन में रहता है। अर्थ दो तरीके से हमारा मोशन में होता है, दो मोशन होते हैं इसके, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ये दो तरीके के मोशन होते हैं अर्थ में। ठीक है। इन मोशंस को समझते हैं, इन्हीं दो मोशंस के अराउंड हमारा डे एंड नाइट होता है और इन्हीं के कारण हमारे सीजन्स आते हैं। ठीक है। तो हम इनको समझते हैं आगे कि रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन को हम जो पढ़ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन का पहले बेसिक मतलब समझ लीजिए आप कि इसका मतलब क्या होता है। पहले भी बताया था, अर्थ जो है, अर्थ जो है हमारा, रोटेट का मतलब क्या होता है? तो एक सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बताया था कि ये अर्थ जो है एक एक्सिस है इस पे इमेजिनरी, जो 23.5 डिग्री पर है। ठीक है। टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे ही जो है टिल्टेड है। ठीक है। जब ये टिल्टेड है हमारा 23.5 डिग्री पर, तो क्या होता है, अर्थ जो है इसके अराउंड घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। बताया था मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ घूम रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो जो शक्तिमान जो एक्सिस के अराउंड, खुद के अराउंड, जब शक्तिमान जैसे खुद के अराउंड जो है घूमता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ये खुद के अराउंड घूमता है, खुद के अराउंड चक्कर लगाता है, ये इसके इस एक्सिस के अराउंड, इसके अराउंड जब घूमता रहता है, इस मोशन को हमारे रोटेशन कहते हैं। ठीक है। बेसिक। अब हम रोटेशन को, रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं ये बताता हूँ। ये अर्थ है हमारा, ये हमारा अर्थ है और ये सन है, ये सन मान लीजिए। ठीक है। सन छोटा नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ये हमारा सन छोटा सा यहाँ पर ही मान लीजिए। तो ये जब अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमता है, ठीक है, ऐसे
जब ये सन के अराउंड हमारा अर्थ घूम रहा है, ये खुद में तो घूम ही रहा है, ठीक है? ये खुद में तो घूम ही रहा है, लेकिन जब ये अर्थ के अराउंड भी घूम रहा है, सन के अराउंड घूम रहा है, एक फिक्स्ड पाथ में जिसको ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट में जब ये हमारा घूम रहा है, तो इस मोशन को जो व्हेन अ अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन एन इलिप्टिकल पाथ ऑन एन ऑर्बिट अराउंड द सन, उस मोशन को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है? ये 24 आवर्स में पूरा कर लेता है एक, ये 365 डेज, 365 डेज लेता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। रोटेशन क्या है मैंने आपको बता दिया, रिवॉल्यूशन क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब हम ऑर्बिटल प्लेन की बात कर लेते हैं। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? ये हमारा अर्थ है, ठीक है? हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है। देखिए हमारा अर्थ जो है, एंगल जो है, एक्सिस जो है, ये 23.5 डिग्री पे तो टिल्टेड है, लेकिन क्या ये इमेजिनरी लाइन है? तो इसके टिल्ट होने से हमारे सन की रेस क्या पड़ना छोड़ देंगी अर्थ पे? वो तो सीधी ही पड़ेंगी, ठीक है ना? वो सीधी पड़ रही हैं, वो सीधी पड़ेंगी, उसको इससे तो कोई मतलब नहीं है ना, वो तो सीधी ही पड़ेंगी। जितना हिस्सा सन का सामने आएगा, तो सन तो हमारा स्फीयर ही है, गोल है, तो जितना हिस्सा हमारा जो सामने आएगा उसके, उस पे वो धूप पड़ेगी। तो क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन मान लीजिए, ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है पूरा, ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल है हमारा, ये ऑर्बिटल प्लेन है, आप देख सकते हैं इसको, ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, इस पे हमने इमेजिनरी लाइन एक खींच ली, ये, ठीक है ना? 2D में देख रहे हैं हम, 2 डायमेंशनल में देख रहे हैं। तो जो ये प्लेन है, ये प्लेन पूरा, ठीक है, प्लेन जो ये पूरा आपको दिख रहा है अर्थ, ठीक है, इसको हम काट के 2D में देख रहे हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल उसमें देख रहे हैं, 3D में नहीं। तो जो सन की रेज हैं, वो तो सीधी पड़ेंगी ना ऐसे बाबू, ऐसे, ऐसे, ठीक है? उसको तो इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो तो सीधी पड़ेंगी। तो वो जहां तक सीधी पड़ती हैं, तो क्या होता है, आधे हिस्से पर डे रहता है, और आधे जहां पर नहीं रहती वहां नाइट रहती है। तो जो ये लाइन है, इमेजिनरी लाइन एक और, जो दो हिस्सों में डे और नाइट को बांट देती है, अदर देन द एक्सिस, ठीक है, उस लाइन को हम, उस सर्कल को हम, क्योंकि आपस में लिपटा रहता है ना, सर्कल ही है ना, पूरा गोल घुमा रहता है ना चारों तरफ, 3D की बात करें तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहेंगे। इल्यूमिनेशन क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट जो होती है उसको इल्यूमिनेशन बोला जाता है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट को इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो जो ये सर्कल है, ये उसी के कारण सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हमारा निकल कर आता है, जिसके कारण दोनों तरफ, एक तरफ उसके आधे अर्थ पे नाइट होती है और आधे अर्थ पे डे होता है, ठीक है? अब हम इसके एंगल की बात करते हैं, ठीक है? अभी ये बता रहा है कि जो ऑर्बिटल प्लेन है, ये ऑर्बिटल प्लेन की लाइन है, तो क्या होती है, अर्थ के एक्सिस के साथ, ये अर्थ का एक्सिस है, तो इसमें ये बताया कि अर्थ के एक्सिस के साथ ये जो है ना, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और जो हमारा वर्टिकल प्लेन की लाइन है, अगर ये एक ऐसी सीधी लाइन खींची जाए, तो ये कितना बनाती है? ये टोटल कितना होगा? 90, 90 में 66.5 निकल गया, तो बचा कितना? 23.5। तो इतना जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है? ये बस यही चीज बता रहा है आपको, और कुछ नहीं। बाकी ये बोल रहा है कि डे एंड नाइट जो है आपकी रोज होती है, ठीक है, डे एंड नाइट जो ये घूम रहा है ना, तो डे एंड नाइट रोज होती है आपकी, 24 आवर्स में हो जाती है। तो इसी को जो है, इस पीरियड ऑफ रोटेशन को अर्थ डे भी बोला जाता है। अगर हमारा अर्थ रोटेट ना हो तो क्या होगा? अर्थ रोटेट नहीं है तो वही होगा, डे एंड नाइट नहीं होगी। अगर एक तरफ नाइट है तो नाइट ही नाइट रही आएगी, और एक तरफ डे है तो डे ही डे रह आएगा, ठीक है? और अगर डे और नाइट एक ही जगह बनी रहेगी, कि पता चले आप जहां पर है वहां कभी दिन हो ही ना, तो क्या होगा? लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो जाएंगे, एक तरफ बहुत गर्मी हो जाएगी और एक तरफ बहुत ठंडी हो जाएगी, ठीक है, कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप जो है ना सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं, रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। रिवॉल्यूशन जो है, मैंने आपको बताया रिवॉल्यूशन क्या होता है, सन के अराउंड जब घूमता है। ये 365, एग्जैक्टली 365 डेज और 6 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। अर्थ का जो एक रिवॉल्यूशन है,
वो हमारा कितने दिनों में होता है? वो जो है आपका 365 डेज एंड 6.5 आवर्स में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। जब वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो उसके कारण जो रिवॉल्यूशन होते हैं, जो एक साल में लगभग एक साल में कंप्लीट करता है, उसके कारण जो है सीजन्स में बदलाव आते हैं। ठीक है, हमारे जो सीजन्स हैं वो बदलते चले जाते हैं हमारे। वो सीजन्स कैसे बदलते हैं रिवॉल्यूशन के कारण, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले ये समझिए कि हम क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सहूलियत के लिए हम साल भर केवल 365 डेज कंसिडर करते हैं। हम क्या कहते हैं कि हमारा अर्थ जो है 365 डेज में घूम जाता है। ठीक है, तो 365 डेज मतलब एक ईयर में होते हैं। क्या करते हैं हम, 4 साल तक इन 6 आवर्स को इग्नोर करते हैं। 6 आवर्स को इग्नोर कर दिया 1 साल, 2 साल इसको इग्नोर कर दिया, 3 साल इग्नोर कर दिया। 4 साल होते होते क्या होता है, 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स, 6 आवर्स 6 आवर्स, ये 24 आवर्स बन जाते हैं। 24 आवर्स मतलब 1 डे। अब एक दिन बन गया, अब तो इसको इग्नोर नहीं किया सकता। तो क्या किया जाता है कि जो फोर्थ ईयर होता है, ठीक है, एक पूरा जो सर्कल चलता है उसका जो फोर्थ ईयर है उसमें ये डे जोड़ दिया जाता है। कहाँ जोड़ दिया जाता है? फेब्रुअरी जो होता है हमारा, वो सबसे छोटा मंथ होता है किसी भी कैलेंडर में। हमारा जो फेब्रुअरी होता है वो सबसे छोटा मंथ होता है, तो उसमें ये डे ले आके जोड़ देते हैं, तो वो 28 डेज का होता है। तो एक 4 साल में एक ऐसा ईयर आता है जब वो 29 डेज का होता है। उस ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं? लीप ईयर। ठीक है ना? तो आप लीप ईयर भी समझ गए हैं कि व्हाट इज लीप ईयर। और जो हमारा अर्थ होता है सन के अराउंड, जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं सीधे, कि आप देख पा रहे हैं कि सर्कल में नहीं घूम रहा है। सर्कल ऐसा होता है, ये जो पाथ फॉर्म करता है अर्थ हमारा, इसके अराउंड, सन के अराउंड, इसको हम इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। ये इलिप्टिकल पाथ है। ठीक है? इलिप्टिकल पाथ की खासियत क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इलिप्टिकल पाथ में आप देख पा रहे हैं कि सन जो है ना हमारा, कभी सेंटर में नहीं होता है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बस आप इतना समझिए कि अर्थ सेंटर पे नहीं होता है, अर्थ जो है हमारा फोकस पे होता है। आपसे कोई पूछेगा कि इलिप्टिकल पाथ में जो बॉडी होती है बीच में, वो क्या सेंटर पे होती है? जी नहीं, वो सेंटर पे नहीं, वो फोकस पे होती है। ठीक है, फोकस पे होती है। दैट मीन्स कि कोई हिस्सा उससे थोड़ा सा ज्यादा दूर होता है, कोई हिस्सा उससे थोड़ा सा ज्यादा पास होता है। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो फोकस पे होती है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ज्यादा बताना नहीं चाहता हूँ उन सब में कि एक्सेंट्रिसिटी कैसे जीरो होती है, एक्सेंट्रिसिटी सर्कल की जीरो होती है, इसकी नहीं होती है। तो उन सब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है आप उतना पढ़ के फोकस स्टडीज करें। चलिए, तो मैं आपको आगे बताता हूँ सीजन्स किस तरीके से बनते हैं। इस पे सीजन्स बनने का देखिए तरीका रहता है। हमारा अर्थ जो है, इसकी ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब आप देख पाते हैं कि जो अर्थ है हमारा, जो सन है, वो वर्टिकली रेज डाल रहा है इन पे। ठीक है, पहले भी बताया था कि वो तो सीधे सीधे रेज डालेगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। वो तो अपनी सीधी सीधी रेस डालेगा। तो आप देख रहे हैं जब यहाँ पर रेस डाल रहा है वो सीधी सीधी, तो कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये अर्थ के, ये सन के ज्यादा करीब है। दैट मीन्स साउथ वाला, साउथ पोल जो है, आप देख पा रहे हैं बड़े अच्छे से, आप नॉर्मली देख सकते हैं कि जो साउथ पोल है, साउथ पोल अर्थ के ज्यादा पास है। दैट मीन्स कि जो सन की रेस पड़ेंगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ठीक है, ये अगर हमारा इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है हमारा, ठीक है, उस पे सनरेज वर्टिकल पड़ रही है। तो क्या होता है, ये जो हिस्सा है सदर्न हेमिस्फीयर का, ये दिसंबर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, दिसंबर के टाइम की पोजीशन है। 4 पोजीशन पे हमने अर्थ को बांट के सीजन देख रहे हैं। तो ये दिसंबर की जो पोजीशन है, इस टाइम पे क्या होता है, साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा गर्मी होती है, समर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, देखिए एक कॉन्सेप्ट यहां समझ लीजिए, सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी हो रहा होगा,
सदर्न हेमिस्फीयर का जस्ट अपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा होगा। मतलब साउथ में अगर गर्मी पड़ रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में अगर गर्मी पड़ रही है, अर्थ के, धरती के, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में जो उसका दूसरा भाग है अगर उसमें गर्मी पड़ रही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ेगी। ठीक है, ठंडी पड़ेगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं किस समय? दिसंबर के टाइम पर। अब एक दिन ऐसा होता है, ठंडियों में आपको पता है लॉन्गेस्ट नाइट होती है एंड शॉर्टेस्ट डेज होते हैं। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डेज होते हैं। तो जब जिस दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन सबसे ज्यादा लंबी नाइट होती है और सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, वो 21-22 दिसंबर के आसपास होता है, इन दिनों में से कभी आता है। इसको हम विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। ठीक है, विंटर सोलिस्टिस क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ठंड पड़ रही होती है उस समय एक ऐसा दिन जिस दिन सबसे ज्यादा लंबी नाइट्स होती हैं और सबसे ज्यादा शॉर्टर डेज होते हैं। ठीक है, उसको हम विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। ये आपको एक पोजीशन पता चल गई। ठीक है, जैसे 22 दिसंबर की। अब हम सीधे इसकी अपोजिट पे आते हैं, इस पोजीशन पे। ये आप अर्थ की पोजीशन देख पा रहे हैं, अर्थ ऐसा टिल्टेड है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये वाला जो हिस्सा है ये 0 डिग्री है, इस वाले हिस्से पे सबसे ज्यादा धूप पड़ रही है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इस समय, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इस समय डायरेक्ट वर्टिकल रेस पड़ रही होंगी। ठीक है, अर्थ की पोजीशन के कारण। ये आप देख रहे हैं अर्थ की पोजीशन इस समय यहाँ पर, ये कौन सा टाइम है? जून का टाइम। ठीक है, अर्थ की यहाँ पर पोजीशन ऐसी रहती है, तो क्या होगा? साउथ में यहाँ पर विंटर्स हो रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थ में जून के टाइम, नॉर्थ हमारे इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हम उसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि समर्स में क्या होता है। यहाँ पर वर्टिकल रेज होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा इंडिया के बिल्कुल बीच में से होते हुए निकलता है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था। ठीक है ना, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें पूरे में गर्मी पड़ रही होती है। क्या पड़ रही होती है? गर्मी। ठीक है, तो ये उस समय यहाँ पर समर्स होते हैं। और समर्स में एक ऐसा डे आता है, एक ऐसी पोजीशन आती है अर्थ की, ठीक है, जिसको हम 21 जून, 22 जून आप मान सकते हैं, 21 मान लीजिए, ज्यादा बेटर है। 21 जून को डे जो होता है वो सबसे बड़ा होगा, लॉन्गेस्ट डे, दिन सबसे बड़ा होगा, और नाइट शॉर्टेस्ट होगी। ठीक है, समझ गए आप, नाइट जो है आपकी शॉर्टेस्ट होगी। ये जो पोजीशन है अर्थ की, इसको हम समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। ठीक है, समर सॉलिस्टिस बोलते हैं, जो 21 जून को आती है। अब बाकी आप ये दोनों पोजीशन देखिए, ये क्या होता है, इन पे बरोबरी से, पूरे अर्थ पे बरोबरी से सन पड़ रहा है। ठीक है, सन जो है पूरे बरोबरी से पड़ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वाले हिस्से पे पूरा पड़ रहा है और यहाँ पर ये वाले हिस्से पे पूरा पड़ रहा है। तो पूरे जब सन इन पे पड़ता है तो क्या होता है, इन पोजीशन पे, जब हमारी पोजीशन होती 21 मार्च की पोजीशन जो है, 21 मार्च की पोजीशन जो है हमारी यहाँ पर, ठीक है, मार्च के टाइम पर, यहाँ पर 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। दैट मीन्स इक्वल डे एंड नाइट। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो ये जो पोजीशन होती है, जब यहाँ पर इक्वल डे एंड नाइट रहती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है वहां पर, और यहाँ पर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है। ठीक है, इसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, द पोजीशन ऑफ इक्विनॉक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। ठीक है, ये इक्विनॉक्स की पोजीशन होती है व्हेन द डेज एंड नाइट आर इक्वल ऑन द अर्थ। अर्थ पर हमारी इक्वल डेज एंड नाइट होती हैं, उस समय को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, इक्विनॉक्स की कंडीशन उसको बोलते हैं हम। ठीक है ना, अर्थ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस समय स्प्रिंग होगा, तो सदर्न में क्या होगा? ऑटम होगा। और नॉर्थ में ऑटम रहता है। ठीक है, 23 सितंबर को वहां पर इक्विनॉक्स की जो कंडीशन आती है, इक्वल डेज एंड नाइट, यहाँ पर जब जो है ऑटम रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न में क्या होगा?
स्प्रिंग होगा। ठीक है, ये आप चीजें समझ लीजिए। अब इसको याद रखने के लिए आपको डेज याद रखने पड़ते हैं ना, ये एग्जाम्स में आ जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्चुअल ट्रिक बता देता हूँ, रटने वाली बातें यहाँ नहीं करेंगे हम। देखिए, अर्थ जो है हमारा 365 डेज होते हैं। 365 डेज में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो हम कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, आप ये वाला पॉइंट पकड़ लीजिए, ठीक है, मार्च पकड़ लेते हैं। तो ये 4 पोजीशंस के बारे में डिस्कस किया गया है, दैट मीन्स 4 से डिवाइड कर देंगे आप इसको, तो क्या आ जाएगा, 3 महीने निकल आएंगे। तो हर सीजन लगभग लगभग 3-3 महीने का होता है। तो यहाँ मार्च लिख दीजिए एक पोजीशन, तो मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, और ये जून आ गया। तो इतना जो पूरा हिस्सा रहता है हमारा मार्च से लेकर जून तक का, यहाँ पर क्या रहता है, समर। ठीक है, आपको याद रहेगा आराम से। आप देखते हैं सीजन्स, मार्च से हमारा शुरू होता है और मार्च से ले जाकर अप्रैल में गर्मी रहती है, मई में गर्मी रहती है, जून में गर्मी रहती है। फिर उसके बाद जून, ठीक है, अब 3 महीने ले आने, जून, जुलाई, अगस्त, ये सितंबर आ गया। ये जो पूरा सीजन है यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ ऑटम रहता है, बारिश वगैरह होती है, ठीक है ना, ऑटम सीजन होता है। फिर 3 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है ना। ये आपको कैसे याद रहेगा, 22, 21, 21, ठीक है, आपको ये सीजन्स निकल कर आ गए। 3-3 महीने आपको केवल मार्च भर याद रहेगा, तो आप 3 महीने बाद जून कर दोगे एक पोजीशन, 3 महीने बाद फिर क्या कर दोगे, सितंबर कर दोगे दूसरी पोजीशन, ठीक है। फिर क्या तीसरी पोजीशन क्या आ जाएगी, या आपकी चौथी पोजीशन दिसंबर आ जाएगी। ठीक है, क्या क्या है, डेज कौन से, 21, 22 और 23। मार्च में 21 है, जून में 21 है, सितंबर में 23 है, और दिसंबर में 22 है। इस तरीके से आपको ये याद रह जाएंगे, ठीक है ना। इसमें और ज्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, इक्विनॉक्स भी मैंने आपको बता दिया, लीप ईयर बता दिया है, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सीजन्स किस तरीके से बदलते हैं अब आपको मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका करियर सामने खड़ा हुआ है। मैंने कि जैसे आपको बताया कि आप जो एम लेके चल रहे हैं, योर एम इज यूपीएससी सीएससी 2021 एंड इट इज ओनली 6 मंथ अवे। केवल 6 महीने रह गए गाइस, आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है, केवल 6 महीने रह गए हैं, और 6 महीने इतने इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए कि आप जितना सोच नहीं सकते। इसी में आपको रिवीजन करना है। अगर कोई ये जानना चाहता है कि क्या मैं 6 महीने में निकाल सकता हूँ, तो हाँ, अगर आप टारगेटेड स्टडीज करेंगे, अगर आप समझदारी से फोकस्ड, ठीक है, इधर उधर भटकेंगे नहीं, लिमिटेड बुक्स के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, अच्छी वीडियोस के साथ, अच्छी क्लासेस के साथ अगर पढ़ेंगे, तो आप जो है 6 महीने में एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा रहेगी, टफ रहेगा। गाइज, अगर एग्जाम एक बार में नहीं निकलता, 2 बार में नहीं निकलता, तो फिर धीरे धीरे टफ होता चला जाता है, ठीक है ना। आपके अंदर की एनर्जी भी कम होती चली जाती है। तो आपको इसलिए ये बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई भी चीज आपको लैग नहीं करनी है, कोई कमी नहीं छोड़नी है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 27 जून को हमारा प्रीलिम्स है, ठीक है। प्रीलिम्स आ गया है, डेट दे दी गई है, यूपीएससी इसको लेने वाली है, और वो कभी भी अपनी डेट चेंज नहीं करती। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे बैचेस बन रहे हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, कई सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे लिमिटेड टाइम में, ठीक है। एक ये चैंपियंस का हमारा ये चल रहा है, कोर्स चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर फाइट होती है, ठीक है। यहाँ पर 15 ऑफ दिसंबर से शुरू किया गया है। आप यहाँ किसी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स वगैरह शुरू कर सकते हैं। ये हमारे बैचेस हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारे बैचेस हैं। ये बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा ये, ठीक है। ये केवल हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए जो हिंदी माध्यम में करना चाहते हैं, एंड दिस इज ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम हु ओनली वांट टू डू इट इन इंग्लिश, ठीक है। देयर इज नो अदर लैंग्वेज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि मृणाल पटेल जैसे सर जो हैं, जो इकोनॉमिक्स के बेस्ट टीचर हैं हमारे इंडिया में, वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर।
और आपको कोर्स कवर करना है तो लिमिटेड यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, पढ़ाने के बाद नोट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे। डाउट क्लियरिंग तुरंत के तुरंत डाउट क्लियरिंग कर दी जाएगी और इंटरव्यू प्रिपरेशन तक आपका साथ दिया जाएगा, ठीक है। एक बार आप कोर्स लेंगे तो आपका जो कोर्स है 1.5 साल की होती है पूरा कोर्स, ठीक है। प्रीलिम्स निकलता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है। इन तीनों पार्ट्स में जो आप स्टेप्स में प्रिपेयर करेंगे तो एक बार अगर आप ये कोर्स ले लेंगे जो कि बहुत ही कम पैसे का है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कंपेयर करते हैं तो आपको जो है ये आपको इंटरव्यू तक पूरी प्रिपरेशन लेकर जाता है। अच्छा, आप पूछेंगे सिलेबस पूरा कवर करवाया जाएगा कि नहीं? जी हाँ, 100% सिलेबस पूरा कवर करवाया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। प्रीलिम्स में इतनी टेस्ट सीरीज होंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इतने सारे टेस्ट के बाद जस्ट एक नेक्स्ट टेस्ट देने जा रहे हैं, आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा एग्जाम में। तो यहाँ पर बायलिंगुअल बैचेस हैं, ठीक है। जो लोग 2022 के लिए करना चाहते हैं अभी से, जो लोग 4th ईयर में हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं एक बार में एग्जाम, यू डोंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग, ठीक है, योर टाइम, तो आप जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं। 2023 का भी बैच है, पर मैं गाइस सबसे ज़्यादा 6 महीने वालों को कहूँगा, जो लोग 6 महीने में एग्जाम निकालना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से जल्दी कीजिए, ठीक है। कोर्सेज शुरू हो चुके हैं क्योंकि 15 तारीख से, तो आप लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन तुरंत से तुरंत लीजिए। और जी हाँ, सब्सक्रिप्शन लेना है अगर आपको, तो आपको एक कोड लगाने को दे रहा हूँ मैं, VSS10। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये आप 24 मंथ का कोर्स लेते हैं 72,000 का, तो इसमें VSS10 कोड लगा दीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें कि आपके 10,000 रुपए तक, लगभग 10,000 रुपए जो है, ठीक है, 10,000 रुपए आपके बच जाएंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई माई कोड VSS10, रिमेंबर, एंड टेक 10% डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द कोर्स, ठीक है। जो भी आप कोर्स लेते हैं अनअकैडमी पे, आप कोई सा भी कोर्स लें, आप अगर ये कोर्स लेते हैं तो आपको 10% वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ याद रखने के लिए, टाइम कम बचा हुआ है बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। तुरंत से तुरंत डिसीजन लें और अपना काम करें सर, नहीं तो ना आधी अधूरी प्रिपरेशन किसी काम की नहीं रह जाती, और फिर आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और फिर आप सोचते हैं अब रहने देते हैं, तो आपका ड्रीम अधूरा रह जाएगा। VSS10 कोड लगाइए एंड टेक 10% डिस्काउंट, ठीक है गाइस, यही मेरे को आपको बताना था। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर मैंने आपको बता दिया, इसकी समरी बता दी थी, ठीक है। ये विंटर सॉलिस्टिस है। विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब जो हमारा जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, ठीक है। किस पे होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, वहां पर एक दिन होता है लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। द प्लेस ऑकर ऑन 21 जून, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी कंडीशन रिवर्स हो जाती है पूरी। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? समर सोलिस्टिस। 22 दिसंबर की बात करूं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो है हीट रिसीव होती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? 22 दिसंबर ठंड होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर एक दिन होता है, उसको हम कहते हैं इस पोजीशन को विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। और आपको ये जान के बड़ा वो लगेगा कि जो हमारा साउथ होता है, सदर्न हेमिस्फीयर, वहां पर ऑस्ट्रेलिया है। तो दिसंबर के टाइम पे जब क्रिसमस आता है तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मी होती है, ठीक है। उस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, आप देख सकते हैं वहां पर बहुत ज्यादा तेज हीट्स भी चलती हैं, बहुत ही ड्राई विंड्स चलती हैं। उन ड्राई विंड्स के कारण इसी सीजन में वहां लोगों की डेथ भी बहुत होती है। तो क्रिसमस जो है ऑस्ट्रेलिया में समर में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। और 21 और 22 हम इसकी मार्च की बात कर लें, सितंबर की बात कर लें, डायरेक्ट रेस पड़ती है पूरे अर्थ पे, इक्विनॉक्स आता है, ठीक है। इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होती हैं, उसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम 4th चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं।
चलिए, तो हम मैप्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमारा 6th क्लास का 4th चैप्टर है, ठीक है? 4th चैप्टर है जिसको हम मैप्स कहते हैं। मैप्स में हमें क्या देखना है? मैप्स में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैप जो है एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है? अ मैप इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूजुअल प्लेस ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है? इसमें याद रखने लायक चीज क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सिंबल्स से, डायग्राम से शो किया जाता है, ठीक है? डायग्राम से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। मैप्स में क्या होती है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है। मैप फ्लैट सरफेस पे होते हैं ना, 2D पे शो किए जाते हैं ना मैप्स, ठीक है? मैप प्रेजेंट जो है, मैप क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है आपको सिंबल्स के फॉर्म में, ठीक है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये आपको इंफॉर्मेशन देता है जो कि विजुअल होते हैं। तो ये बहुत आसान होता है। विजुअल क्या, जिसको आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा, आप पिक्चर में कोई भी चीज डायग्राम के फॉर्म में याद कर लेते हैं, कोई चीज देख लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं कि मैप इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आगे हम चलते हैं, ठीक है? तो इसमें हम ये वाली चीज देखें जो इंपॉर्टेंट है। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे एक 2D डायमेंशन में, एक 2D में, ये एक हमारा रिप्रेजेंटेशन है जो कि अर्थ सरफेस पे 2D फ्लैट सरफेस पे होता है, ठीक है? यहाँ पर जो है, पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल्स। स्केल्स का यूज कर कर यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है? बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड कंप्लीट अर्थ, ठीक है? इसमें ये बोला गया है कि अर्थ जो है उसको पूरा फ्लैट करके देखना तो बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए अर्थ के मैप्स का यूज होता है पार्ट्स में, जिस तरीके से उस पे हम डिजाइन शो कर सकते हैं, ठीक है? और उस पे हम जगहें शो कर सकते हैं, ठीक है? आगे देखा जाए तो ये बोलता है आगे का ये चैप्टर कि जब बहुत सारे मैप्स को इकट्ठा मिला दिया जाए, ठीक है ना? एक मैप जब एक ही जगह पर कंपाइल कर देते हैं हम, बहुत सारे मैप्स को, ठीक है? मल्टीपल मैप्स, मल्टीपल मैप्स को कर देंगे तो वो एक बुक जो बनती है, ठीक है? एक बुक, बिग बुक बनती है, उसको हम एटलस कहते हैं, ठीक है? वेयर मैनी मैप्स आर केप्ट टुगेदर, ठीक है? व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस, ठीक है? ये डिफरेंट स्केल्स पे बनाई जाती है गाइस। डिफरेंट स्केल्स में आपको थोड़ा सा बता दूं, डिफरेंट स्केल्स कौन कौन सी बनाई जाती है हमारी, ठीक है? डिफरेंट स्केल्स पे जो ये बनाई जाती हैं, तो डिफरेंट स्केल्स में आपको बताऊं तो 3 टाइप की हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्केल्स होती है। एक तो बार स्केल होती है, ठीक है? बार स्केल में हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखी होगी, ठीक है? घरों पे जो स्केल्स रहती हैं वो काफी कुछ उससे मिलती जुलती आपको रहेंगी, कि एक तरफ आप देखेंगे तो उसमें मान लीजिए किलोमीटर है, ठीक है? एक तरफ 0 to 10 मान लेते हैं किलोमीटर है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो माइल्स है, ठीक है? यहाँ पर 6 माइल्स मान, ठीक है? तो एक तरफ आप माइल्स देख पाएंगे, दूसरी तरफ किलोमीटर देख पाएंगे। तो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि 10 किलोमीटर इक्वल्स टू 6 माइल्स इतना रहता है, और वो स्केल्स दी रहती है, ठीक है? तो एक तो बार स्केल हो गई। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट स्केल है वर्बल स्केल। वर्बल स्केल होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है ना, सीधे सीधे मैथ्स की, एक जो इंच होता है सर, दैट इज इक्वल्स टू 100 फीट्स, ठीक है? तो इस तरीके से कंसिडर करके उस स्केल को फॉलो किया जाता है, जो कि मैंने आपको डिटेल में बहुत बताया है वहां पर, ठीक है? और एक जो हमारी स्केल होती है वो होती है रिप्रेजेंटेटिव स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोल लें, ठीक है? जो रेशो में रहती है कि 1:100 का रेशो है, ठीक है? मतलब इस स्केल में कर लिया जाता है कि एक हम अगर स्केल पे मान रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए कि अगर हमने बोला कि ये प्लेस इस प्लेस से 1 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है? हमें मैप पर, क्योंकि मैप तो छोटे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, तो रियलिटी में ग्राउंड पे क्या है, मान लीजिए हमने 1 सेंटीमीटर को एक एक 100 किलोमीटर से रिप्रेजेंट कर लिया, तो रियलिटी में अगर हम बोलेंगे कि एक प्लेस मैप पर दूसरी प्लेस से 1 सेंटीमीटर दूरी पे हमने बनाई,
दैट मीन्स कि वो रियलिटी में ग्राउंड पे 100 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 100 किलोमीटर। तो आपको ये चीज ध्यान रह जाएगी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की स्केल में। फिर उसके बाद मैं आगे आपसे बात करूं, फिजिकल मैप होते हैं। फिजिकल मैप क्या होते हैं? फिजिकल मैप वो होते हैं जो कि हमारे नेचुरल फीचर्स होते हैं उनको शो करती है, ठीक है, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, रिलीफ फीचर्स होते हैं। रिलीफ फीचर्स, फिजिकल माउंटेन बना, उसके नीचे का ये फ्लैट एरिया आ गया, फिर ये माउंटेन बना, तो ऊपर नीचे के जो, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम जो एलिवेशंस होते हैं किसी भी उसके लैंडफॉर्म्स के, तो उनको जो हम शो कर पाते हैं, जो हम जब उनको मैप्स के थ्रू शो करते हैं तो वो फिजिकल मैप्स के थ्रू शो करते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि नेचुरल फीचर्स बताए जाते हैं, जितने फिजिकल फीचर्स जो नेचुरली फॉर्म हुए, जैसे कि हमारा माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, ये सब नेचुरली फॉर्म हुए हैं, तो हम उनको कंसिडर करते हुए बताते हैं, ये फिजिकल मैप होते हैं। पॉलिटिकल मैप सीधे सर और वो होता है, पॉलिटिकल मैप क्यों बोलते हैं? देखिए, आपने और हमने, ह्यूमन ने पॉलिटिकली कुछ लाइनें खींच दी, ठीक है, ये मेरा, ये तेरा कर कर। तो जब हम उनको शो करते हैं, कैपिटल शो करना, स्टेट शो करना, सिटीज शो करना, ये सब हमने बनाई है, ठीक है। जो बाउंड्रीज खींची हैं, ये सब नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है, ये सब हमने बनाई है बाउंड्रीज, ठीक है। जो ये बाउंड्रीज बनाई है ना, इन बाउंड्रीज को जब हम शो करते हैं तो हम पॉलिटिकल मैप के थ्रू शो करते हैं, ठीक है। हम उन्हें पॉलिटिकल मैप से शो करते हैं, ठीक है। आगे मैं आपसे बात करूं पॉलिटिकल मैप से, वर्ल्ड की और भी जो बाउंड्रीज होती हैं, कंट्री टू कंट्री बाउंड्रीज, सिटीज टू सिटीज की बाउंड्रीज, कैपिटल से कैपिटल की बाउंड्रीज, ठीक है, जितनी भी टाउन, सिटीज, विलेजेस जो भी शो करते हैं, हम ये पॉलिटिकल मैप में शो करते हैं, ठीक है। द लाइंस एंड बाउंड्रीज ड्रॉन बाय पॉलिटिकली फॉर्म सिचुएशंस, ठीक है। अब हम थियमेटिक मैप की बात करते हैं। तीसरा जो टाइप का मैप होता है वो थियमेटिक मैप होता है। थियमेटिक मीन्स क्या होता है? मीन्स थीम्स, ये थीम्स। थीम्स क्या होती है? थीम्स आपको हमेशा से पता है कि थीम्स जो होती हैं, जब हम थीम्स की बात करते हैं तो आपने कभी भी किसी शादी में देखा होगा, कहीं पर आप कहीं गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि जब हम किसी ड्रेसिंग की थीम की बात करते हैं तो वो होता है कि भाई थीम एग्जाम्पल पिंक और रेड थीम है या पिंक और ब्लैक थीम है। दैट मीन्स कि सभी चीज वहां पर, वहां किसी एक टाइप की चीज की बात करी जाएगी, मतलब थीम मतलब किसी भी एक प्रकार की चीज की जब हम बात करेंगे, दैट इज द थीम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है ना। पिंक और ब्लैक की अगर मैंने बात करी तो सर वहां का डेकोरेशन से लेकर वहां की क्लोथिंग से लेकर वहां सब कुछ पिंक एंड ब्लैक होगा। तो जब हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, किसी एक थीम पे बात करते हैं और उसको जब हम मैप पे शो करते हैं तो उसको थीमेटिक मैप बोल देते हैं, ठीक है। तो करते हैं मैप पे जब हम फोकस करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि हम जब केवल रोड्स के मैप की ही बात करें, केवल हम रोड्स की बात कर रहे हैं, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। जब हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो हम केवल क्लाइमेट क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, जब आपने मैप्स देखे होंगे। जब हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो केवल इंडस्ट्रीज लोकेट कर रहे हैं हम मैप्स पे कि ये पूरे इंडिया पे कहाँ पर इंडस्ट्रीज लोकेट है, तो यहाँ एक इंडस्ट्री, यहाँ एक इंडस्ट्री इंडस्ट्री है, तो केवल इंडस्ट्रीज के मैप के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक ही थीम पे बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज की, फॉरेस्ट की। तो जब एक ही थीम पे बात करते हैं उन्हें हम थियमेटिक मैप्स बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन देती, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप की। कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या होते हैं? कंपोनेंट का मतलब होता है किसी संपूर्ण वस्तु का एक भाग, ठीक है, किसी संपूर्ण वस्तु का एक भाग, या इसको आप घटक भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, घटक भी बोलते हैं। संपूर्ण वस्तु का एक भाग मतलब कि कौन कौन से भाग भाग होते हैं। तो जब कंपोनेंट्स ऑफ मैप की बात करते हैं तो ये बोल रहा है कि मैप के भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? उसने कहा तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक तो डिस्टेंस होता है, एक डायरेक्शन होता है और एक सिंबल होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस में ये बोलता है कि इस पूरे में ये बोल रहा है कि जब हम मैप में शो करते हैं तो डिस्टेंस को मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर प्लेस है,
ठीक है। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया रिप्रेजेंटेटिव स्केल में, मैंने आपको स्केल्स बताई थी कि हमारा 10 सेंटीमीटर्स इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। ये हमने मान लिया मैप बनाने के पहले। अब जब हम मैप बनाएंगे छोटे, तो क्या करेंगे, एक प्लेस है, ये मान लीजिए एक मंदिर है, और ये आपका घर है। ठीक है, ये आपका घर है। तो ये जो है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनाया गया। इसका जो मैप पे डिस्टेंस शो हो रहा है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आप इससे क्या समझ जाएंगे, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कितना होगा, 5 किलोमीटर। दैट मीन्स ऑन रियल ग्राउंड, ऑन रियल ग्राउंड द रियल डिस्टेंस इज, द रियल डिस्टेंस बिटवीन टेम्पल एंड योर हाउस इज 5 किलोमीटर, जो कि मैप पे 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, यही बात बोली गई है। आगे इसमें ये बताया गया है कि स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं और लार्ज स्केल मैप्स होते हैं। स्मॉल स्केल मैप्स क्या होते हैं कि जब आप किसी को, किसी बहुत बड़े डिस्टेंस को बहुत छोटे अ, आप मापदंड से, किसी मेजर से उसको नापते हैं। मान लीजिए कि 500 किलोमीटर है, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन आपने उसको रिप्रेजेंट क्या कर दिया, बहुत ही छोटी स्केल से आपने 5 सेंटीमीटर से 500 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, मतलब रियलिटी में ग्राउंड पे ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन आपने उसको बहुत ही स्मॉल स्केल पे 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर दिया। जब ऐसी स्केल बनाई जाती है, ठीक है, जब ऐसे लार्ज एरियाज होते हैं, व्हेन द लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट, कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन द पेपर, जब पेपर पे दिखाना पड़ता है इस टाइप के एरियाज को, तो स्मॉल स्केल का यूज किया जाता है ना, क्योंकि बहुत ही बड़ा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, कितनी बड़ी स्केल लेंगे, तो स्मॉल स्केल मैप्स पे उन्हें शो किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हमारा एरिया छोटा हो, मान लीजिए हम किसी एक विलेज की बात कर रहे हैं, तो 500 मीटर के डिस्टेंस हो, और हम जब उसको 5 सेंटीमीटर से डिनोट कर रहे हो, दोनों का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है जितना इन दोनों का था। ठीक है, हम एक विलेज की बात कर रहे हैं, छोटे एरिया की, तो उसको बड़े स्केल पे शो कर सकते हैं, तो वो लार्ज स्केल मैप कहलाता है। ठीक है, लार्ज स्केल मैप कहलाता है। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। रीजन क्या होता है, जब आप कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, तो आपने यहाँ के एक कॉन्टिनेंट की बात कर ली और यहाँ एक कॉन्टिनेंट की बात कर ली। ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बता दिया। पर जब आप विलेज की बात करते हैं, तो आप एक एक मोड़ की बात करते हैं कि यहाँ मोड़ है, यहाँ टेम्पल है, यहाँ से यहाँ मुड़ोगे, यहाँ पर वेल है, यहाँ पर कुआं है, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ स्कूल है। ठीक है, उस स्केल में ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। ये चीज बताना चाह, सेकंड कंपोनेंट की हम बात करें तो डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन में कैसे बताया गया था कि डायरेक्शन जो होते हैं हमारे, वो कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि मैप जो है ना, वो एरो मार्क्ड होते हैं उसमें, ठीक है ना, नॉर्थ होते हैं अपर राइट में, हैंड कॉर्नर पे। तो इसमें किस तरीके से कि एक डायरेक्शन हम फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे मेजर डायरेक्शन निकल आते हैं। मान लीजिए हमने नॉर्थ मिल गया हमें, नॉर्थ का अपोजिट क्या था, साउथ। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शंस मिल गए। जब ये डायरेक्शंस मिल जाते हैं, तो इनको हम जो है ना कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जो कभी चेंज नहीं हो सकते, दे विल नॉट चेंज। साउथ तो साउथ ही होगा और नॉर्थ नॉर्थ ही होगा। ठीक है ना, दे विल नॉट चेंज। अब इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होते हैं, इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस निकल कर आते हैं। तो मैं आपको बताऊं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, जैसे ये हमारे मेन डायरेक्शन निकल कर आ गए, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। इनके बीच की जो डायरेक्शंस हैं, बीच के, नॉर्थ है और ईस्ट है, इसके बीच में क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ में क्या आएगा, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट में आएगा साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ में आएगा नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से जो ये बीच के पोजीशंस निकाल लेते हैं, इनको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये डिस्टेंस वही शो कर रहा है जो मैंने आपको बताया लार्ज स्केल मैप पे। ठीक है, ये पूरा बता रहा है, यहाँ शॉप है, यहाँ वेल है, ठीक है, इससे इतना दूर स्कूल है। ठीक है, डिस्टेंस आपको बता रहा है सब चीजें। तो इस तरीके से ये एक छोटे एरिया को पूरा शो कर रहा है। ये कार्डिनल पॉइंट्स मैंने आपको बता दी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट।
इंटरमीडिएट मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये रहा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? अब हम थर्ड कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, थर्ड भाग की बात कर लेते हैं मैप की, जिसको हम कहते हैं सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स क्या होते हैं? देखिए सिंबल्स क्या होते हैं ना, सिंबल्स जो होते हैं, किसी भी चीज को हम हर चीज को तो आपके लिख कर शो नहीं कर सकते हैं। तो मैप का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो सिंबल ही होता है। और सिंबल्स जो हमारे होते हैं, वो सिंबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं, सिंबल्स क्या है ना, हमारे वर्ल्ड की एक कन्वेंशनल सिंबलिंग रूल है, ठीक है, कि एक कन्वेंशनल सिंबल हम लोगों ने चुन के रखे हुए हैं पूरे वर्ल्ड के एग्रीमेंट्स। पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सिंबल्स के रिगार्डिंग, कि फला सिंबल है। मान लीजिए ये जो आपने कंकाल बनाते हैं, मेरे उतना अच्छा डायग्राम नहीं है, मैं बना, ठीक है, ये जो आप ऐसे कर कर एक स्कल बना देते हैं, ठीक है, उस पे इस तरीके का डेंजर, इसको हम क्या कहते हैं, डेंजर का साइन है। तो ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड साइन है, ठीक है। जैसे कि आप ये डिजाइन बना देंगे, ये डैश बना देंगे, ठीक है, जब आप ऐसी बना देते हैं, आपने देखा होगा जब आप ऐसी डिजाइन बना देते हैं, ये तो आपको क्या लगता है, वेव्स हैं पानी की। ये बना देते हैं तो आपको लगता है वाटर बना रहे हैं। ये जब आप बना देते हैं ऐसे, कोई भी समझ जाएगा माउंटेन्स हैं। तो ये जो है ना, ये जो हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ये वर्ल्ड लेवल पे क्लासिफाइड होते हैं, वर्ल्ड लेवल पे अग्रीमेंट होता है इन लोगों के बीच, और ये सिंबल्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो चाहे रोड्स हों, चाहे बिल्डिंग्स हों, इनके एक्चुअल शेप तो बनाए नहीं जा सकते, रियलिटी में तो बहुत बड़ी हैं, तो उनको सिंबल से शो किया जाता है, ठीक है, चाहे वो रोड्स हों, चाहे बिल्डिंग्स हों, चाहे ब्रिज हो, रेलवे लाइन हो, इनको सिंबल शो किया जाता है, ये अपने आप में एक लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। देयर इज अ इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग दीज सिंबल्स, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है। ये इनके बीच एक रिगार्डिंग सिंबल्स हो जाते हैं। कुछ जनरल सिंबल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे लाइन में आप देखेंगे तो ब्रॉड गेज होता है, ब्रॉड गेज मतलब चौड़ी जो पटरियां होती हैं, ठीक है, जिनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, 1.6 समथिंग होता है, ये रिलेवेंट नहीं है आपके, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये जो होता है, जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, ब्रॉड गेज, तो वो जो पटरी है उसको इस सिंबल से शो किया जाता है, ठीक है। जो मीट्रिक पॉइंट है उसको हम इससे शो करते हैं, ठीक है, और जो हमारी रेलवे स्टेशन है उसको हम इससे शो करते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन। रोड्स में मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड, ठीक है, ये क्या होती है, मेटल रोड मतलब पक्की रोड, और अनमेटल्ड मतलब कच्ची रोड। मतलब ये जो टुकड़े टुकड़े में रोड है इनको हम अनमेटल्ड रोड बोलते हैं, ये मेटल्ड है। बाकी आप बाउंड्रीज देख ही रहे हैं, ये मैप्स पे शो हो जाते हैं, ये रिवर वेल कैनाल ये इनसे शो हो जाते हैं, ठीक है, मॉस चर्च वगैरह ये इनसे शो, प्लस का साइन चर्च का होता है, ठीक है, एक टेम्पल का होता है, इस तरीके से पोस्ट ऑफिस में बने रहते हैं। ग्रेवयार्ड्स के ये साइन बने हुए हैं, इस तरीके से जो बना रहता है, मान लीजिए यहाँ पर ग्रेवयार्ड है, ठीक है, ट्रीज को बड़े ट्रीज ऐसे ऐसे शो कर देते हैं, इससे ट्रीज शो हो जाते हैं, ग्रास जो है छोटे हर्ब से। तो ये कन्वेंशनल सिंबल्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में एक से माने जाते हैं। कुछ कलर्स बनाए गए हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसी पर्पस के लिए कलर बनाए गए, जैसे माउंटेन्स को आप ब्राउन कलर से ही करते हैं, प्लेट्यूज को येलो कलर से करते हैं, आप जब मैप्स में देखेंगे तो इसी तरीके से शो किया गया है। और जो हमारे प्लेन्स होते हैं वो ग्रीन पे से हम शो करते हैं, ग्रीन से प्लेन्स को, ब्राउन से माउंटेन को, येलो से प्लेट्यूज को, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं सिंबल्स किस तरीके से शो किए गए हैं। ठीक है, आगे मैं आपको स्केच के बारे में बताता हूँ। स्केच क्या होता है, देखिए स्केच को आप नॉर्मली समझें तो स्केच को मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्केच में, वो आपने फिल्म में देखा होगा, वेलकम फिल्म में, ठीक है, वो ऑन दी स्पॉट मेमोरी बेसिस पे जो बनाता है अपने मजनू भाई, मजनू भाई क्या करते हैं कि अगर उनको कोई भी नेचुरल बनाना है तो रफ डायग्राम बनाते हैं, कि मान लीजिए उनको एक्सीडेंट होती हुई गाड़ियों को बनाना है, तो वो एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट करा देंगे, ठीक है, और यहाँ खड़े होकर उसको बनाएंगे कि मैं तो रियल डायग्राम बना रहा हूँ। तो स्केच क्या होता है कि जब आप विदाउट एनी स्केल, कोई स्केल नहीं लेते, कोई नाप नहीं लेते, विदाउट एनी स्केल जब आप एक रफ डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि आप ये बनाएं विदाउट स्केल,
कि मैं आपसे पूछूं फला जगह कहाँ है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एक बिल्डिंग है ग्रीन कलर की, ठीक है, यहाँ से राइट जाइएगा, यहाँ पर एक स्क्वायर आएगा, उससे लेफ्ट मुड़ जाइएगा, फिर वहां पर एक स्कूल आएगा, वहां से राइट मुड़ जाइएगा, यहाँ पर एक हाउस आएगा, उसके सामने एक शॉप है, वहां आपकी जगह आपको मिल जाएगी। तो ये आपने ना एक रफ स्केच बना दिया, जिससे कोई नापा नहीं है कि ये इतने सेंटीमीटर का बनाया, ये इतने सेंटीमीटर का बनाया। आपने डायरेक्शन डायरेक्शन सिंबल और लगभग एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस लेकर आपने ये स्केच बना दिया और ये शो कर दिया कि सर ये स्केच है, ये ठीक है, ये आपने बना दिया कि आप इस तरीके चले जाइएगा। तो ये इसमें यही है कि नो स्केल इज यूज, ड्रॉन विदाउट अ स्केल। एक स्केच मैप बना दिया जाता है किसी भी फ्रेंड के हाउस जाने के लिए, कहीं पर भी मेमोरी बेस्ड, तो इसको हम स्केच बोलते हैं। ठीक है, अब हम प्लान की बात करें। प्लान किस तरीके से होता है? प्लान जो है ना, लार्ज स्केल पे बनाया जाता है। और आपने प्लान जनरली किसके लिए बनाया जाता है? आपने देखा होगा घरों के प्लान बनते हैं, ठीक है, परफेक्ट। ये आपको बताया जाता है बिल्कुल नाप कर, ये आपका किचन है, ये इतने बाय इतने का 10x8 का आपका बेडरूम आएगा, यहाँ आपका टॉयलेट आएगा, यहाँ पर आपका वरांडा आएगा, यहाँ पर आपका रूम आएगा एक और, ठीक है, और यहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इस तरीके का बनाया जाता है। तो जब आपको एक पर्टिकुलर जो है प्लान एज ड्राइंग, ठीक है, एक ड्राइंग है, स्मॉल एरिया की ड्राइंग बनाई जाती है लार्ज स्केल पर, ठीक है ना, क्योंकि डिटेल में बताई जाती है। कोई भी चीज जब ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा देनी होती है, तो हम काय पे बनाते हैं? लार्ज स्केल मैप पर, ठीक है। जब ये हमें बनानी होती है लार्ज स्केल मैप पर, बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल लेंथ। हमें लेंथ चाहिए कि कितना एरिया है, लेंथ ब्रेड्थ रूम की। तो उसको जब हम शो करते हैं कि चीज को कि रूम इतने बाय इतने का है, डिटेल्ड प्लानिंग शो करी, उसको हम प्लान कह देते हैं। हम कहते हैं ना कि फला जगह का स्ट्रक्चर बन रहा है, उसका प्लान क्या है, तो हम प्लान मांग रहे हैं। वी आर नॉट आस्किंग फॉर स्केच, वी आर आस्किंग फॉर अ प्लान। मतलब डिटेल्ड लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, विड्थ होगी, सब चीजें हम मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कह देते हैं प्लान, ठीक है, ये प्लान हो गया। ये आपके 4 चैप्टर्स की मैंने समरी आपको करवा दी। अब जो आने वाले 5 चैप्टर हैं, उनके लिए मैं पार्ट 2 में आपके लिए एक बना दूंगा, ठीक है ना। आपके लिए पार्ट 2 भी एक बना दूंगा इसके समरी के लिए, और पार्ट 2 समरी बन जाएगी, और आपका जो है वही 1 से 1.5 घंटे का एक बनकर 3 घंटे का, 4 घंटे का एक आपका समरी तैयार हो जाएगी, जिसको आप देखेंगे और आप आराम से जो है इसको रिवाइज कर सकते हैं। सो गाइज, मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी के। अनअकैडमी में मृणाल पटेल सर जैसे पढ़ा रहे हैं, और मैं केवल इतना जानता हूँ कि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आप किस तरीके से डिसीजन लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, ये आपके हाथ में है। मुझे जो चीजें बतानी थी मैंने आपको बता दी हैं कि ये सामने कोर्सेज हैं आपके, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है, तो आपको बहुत ही जरूरी है कि आप एक ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पर आपको ना नोट्स की टेंशन हो, ना आपको टीचर्स की टेंशन हो, ना क्लास की टेंशन हो। तो अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं तो VSS10 कोड लगा लीजिए, 10% डिस्काउंट ले लीजिए, और जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस शुरू कर दिए, जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ठीक है। ताकि 6 महीने बचे हुए हैं, ये हो सकता है किसी का लास्ट अटेम्प्ट हो, किसी का फर्स्ट हो, लेकिन अटेम्प्ट एक बार चले जाते हैं फिर नहीं आते हैं। आगे क्या डिसीजन लेंगी सरकार है, नोबडी नोज। तो जल्दी से जल्दी अपना टारगेट, अपना ड्रीम पूरा कर लीजिए सर एंड मैम, ठीक है। आगे मेरी कोर्सेज देखते रहिए। ज्योग्राफी में मैं आपको और भी आगे की NCERTs कवर करवाऊंगा। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चल रहा है, और अनअकैडमी पे भी मैं आपको स्पेशल फ्री में जल्दी से जल्दी आपको आपकी NCERT जो है, ओल्ड NCERT हिस्ट्री की, वो कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर कोर्सेज लेके इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी एथिक्स वगैरह कंप्लीट कर लें, ये सब काफी सारी चीजें कंप्लीट करिए प्लीज, ठीक है। टिल देन, इट्स अ रैप ऑन अ सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।